फ्लावर्स डे फ्रेश फॉर 10 डेज नाम की एक स्टोरी जो यॉन ली ने लिखी हुई थी। इस स्टोरी में चैन डेनमार्क नाम की मेन कैरेक्टर के पास सब कुछ था, फ्रेंडशिप, प्यार और एक अच्छी जिंदगी। बट यहाँ सबसे बुरी बात ये थी कि यॉन ली खुद इस स्टोरी में फंस गई थी और उसका कैरेक्टर एक मामूली सा नौकर होता है जो कि चैन डेनमार्क की किसी एक अलग स्टेट के घर में ही काम करता है। यॉन ली को खुद ही पता नहीं था कि वो इस स्टोरी के अंदर कैसे आई, क्योंकि उसका स्टोरी लिखना कंप्लीट होने के बाद ही उसने इस स्टोरी में एक सर्वेंट के कैरेक्टर में रिकार्नेट किया। यॉन ली एक नौकर तो थी, बट उसका काम छोटा मोटा था क्योंकि वो बस एक छोटी सी बच्ची थी, इसलिए वो कभी काम करने से डरती नहीं थी और अपना पेट पालने के लिए उसे ही करना ही पड़ा। बट वो एक तरफ से खुद को बहुत लकी भी महसूस कर रही थी क्योंकि उसे उस कैरेक्टर को सामने से देखने का मौका मिलेगा जिस कैरेक्टर को इसने दिन रात मेहनत करके लिखी हुई थी। लॉन्ड्री के टाइम ही यॉन को बहुत जोर से भूख लग जाती है और उसे दिखता है सामने प्लम ट्री। ये घर डेनमार्क के मेन स्टेट घर से थोड़ा सा पास में ही है, इसलिए यॉन बिना कुछ बोले उस घर में घुस जाती है और वो प्लम फ्रूट खाना शुरू कर देती है। उसी टाइम यॉन को दिखता है एक छोटा सा बच्चा जो कि उसे ये पूछ रहा था कि तुम यहाँ पे कैसे आई। यॉन सबको सच बोल देती है कि मुझे भूख लगा था इसलिए मैंने यहाँ आके ये फ्रूट खाया। तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए, ये फ्रूट बहुत ही अच्छा है और बच्चों के लिए तो बहुत हेल्दी भी है। पर वो बच्चा ये बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए, यहाँ पे भूत रहते हैं। यॉन इस बात को नकार देती है और बोलती है भूत भूत नाम का कोई चीज नहीं होता है, मुझे पूरा यकीन है क्योंकि मैं एक स्टोरी टेलर हूँ। वो बच्चा इससे घबरा जाता है कि इसका मतलब क्या है। बट यॉन पूछती है कि डेनमार्क के घर में तो बहुत सारे सर्वेंट होते हैं, तो यहाँ पे कोई क्यों नहीं है। तो वो बच्चा हिचकिचाता ये बोलता है कि शायद मैं भूत हूँ इसलिए। अब इस बात पे यॉन हंसना शुरू कर देती है और बोलती है कि वैसे तुम्हें पता है मैंने जिंदगी में एक बहुत ही क्यूट सा भूत देखा है जो अभी मेरे सामने खड़ा है और इस क्यूट से भूत को इस फ्रूट को जरूर खाना चाहिए क्योंकि ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। वो बच्चा उस फ्रूट को जैसे ही ट्राई करता है उसे ये फ्रूट बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसके पास वो प्लम ट्री होने के बावजूद भी उसने कभी वो फ्रूट खाया भी नहीं था। अब यॉन प्यार से उसके हाथ से प्लम फ्रूट का रस अच्छे से साफ कर देती है ताकि उसके हाथ और रस गंदे ना हो। इससे वो बच्चा बहुत ज्यादा डर जाता है और बोलता है कि मुझे टच मत करो, तो तुम मुझे टच किए तो तुम मर जाओगे क्योंकि मैं कर्ज बच्चा हूँ। यॉन को ये सब कुछ बकवास लग रहा था, इसके बावजूद भी यॉन उस बच्चे के पास जाती है और बोलती है कि तुम्हें ये फ्रूट खा लेना चाहिए क्योंकि ये सेहत के लिए अच्छा होता है और मैं इन सब में बिलीव नहीं करती, तो तुम ज्यादा चिंता मत करो। फिलहाल के लिए मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा काम बाकी है, तो मैं तुमसे कल मिलती हूँ, ओके। ये बोल के यॉन वहाँ से चली जाती है और फिर से दूसरे दिन वो वापस आती है। वो छोटा सा बच्चा उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम यहाँ पे मत आना, बट यॉन को तो प्लम ट्रीज का फ्रूट खाना था इसलिए वो यही बहाना बनाती है और उसके पास वापस आ जाती है। तो फ्रूट खा लेने के बाद वो बच्चा इतना बोलता है कि तुम्हारा फ्रूट तुम्हें मिल गया ना, अब तुम यहीं से चले जाओ। अगर तुम ज्यादा देर मेरे साथ बिताती हो तो तुम जल्द से जल्द मर जाओगी और मैं ये नहीं चाहता। अब यॉन को एक और चीज याद आती है जहाँ पे उसने खुद लिखा था उस स्टोरी के अंदर। चैन डेनमार्क नाम की जो मेन लीड कैरेक्टर है उसके फैमिली वाले ने एक डिवाइन बीस्ट को अपने पास बंदी रखने का प्लान बनाया था जिससे वो पूरी दुनिया को जीत पाए, और ये डिवाइन बीस्ट बिल्कुल इस चीज के खिलाफ था, इसलिए इन लोगों के बीच में बहुत भयानक जंग होता है। बट बीच में कौन फंस जाता है, ये छोटा सा बच्चा। पर डेनमार्क फैमिली इतनी ज्यादा पॉजिटिव थी इस चीज को लेके कि फाइनली वो डिवाइन बीस्ट को कैरी कर ही लेते हैं और वो भी उस छोटे बच्चे के बॉडी में। यॉन इस बात से बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि वो एक डेनमार्क था और इसलिए वो सीरियसली उससे पूछ ही लेती है और फाइनली यहाँ पे यॉन की विश पूरी हो जाती है कि एटलीस्ट उसे उस कैरेक्टर को देखने का मौका मिल गया जिसकी वजह से उसने इतनी ज्यादा मेहनत की थी। बट वो छोटा सा बच्चा ये बोलता है कि क्या तुम्हें अभी मैं पसंद हूँ क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कि मैं एक डेनमार्क हूँ और एक कर्स चाइल्ड हूँ। यहाँ पे यॉन गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि देखो तुम कोई कर्स चाइल्ड नहीं हो। चलो कोई बात नहीं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यॉन ली और मैं इसी स्टेट के एक जगह पे सर्वेंट का काम करती हूँ। तुमसे मिलके मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अब यॉन को ये फील होता है कि ये छोटा सा बच्चा बहुत ज्यादा कमजोर है क्योंकि इसे सही टाइम पे खाना दिया ही नहीं जाता, बस जिंदा रखने के लिए कुछ खाना इसे दिया जाता था। और यही से यॉन का मिशन स्टार्ट हो जाता है कि उस बच्चे को अच्छा अच्छा खाना खिला के अच्छी सेहतमंद बनाना ताकि वो आगे जाके अपनी पूरी जिंदगी एंजॉय कर पाए। और ऐसा यॉन करती भी है
क्योंकि अपने काम के बीच में जब भी उसे फ्री टाइम मिलता है वो उस बच्चे के लिए खाना लेके आती। वो बच्चा ये बोलता कि तुम मुझे खाना क्यों लाके देती हो? तो यौन उसे ये बोलती कि मुझे तुम्हें खाता हुआ देख के बहुत अच्छा फील होता है इसलिए। तो यौन उससे पूछती है कि क्या तुम हमेशा ही यहाँ पे अकेले रहते हो? यहाँ पे कोई आता नहीं है तुम्हारा पेरेंट्स? तो वो बच्चा अपनी सैड स्टोरी सुनाने लग जाता है जहाँ पे वो बोलता है मेरा ना कोई माँ बाप है और ना कोई भाई बहन, इसलिए मुझे इस घर से अकेला कर दिया है। मुझे अपने माँ बाबा और अपने भाई की याद तो आती है बट मैं क्या करूँ? मैं उन लोगों के खिलाफ नहीं जा सकता। फिलहाल मैं बहुत ज्यादा छोटा हूँ बट मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ क्योंकि तुम हर दिन आती हो, मुझे कुछ ना कुछ खाना खिलाती हो, मुझसे बात करती हो, जिससे मेरा अकेलापन बहुत हद तक दूर हो चुका है। मैं समझ पाता हूँ कि किसी का साथ रहना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है मेरी जिंदगी में। और सच बताओ मुझे ये सब चीज एहसास ही नहीं होता अगर तुम मेरे साथ नहीं होती यौन। अब यहाँ पे यौन को अपनी एक गलती याद आती है कि उसने बस एक लाइन लिखा था इन सब के लिए और इसकी वजह से एक बच्चे का बचपन उससे छीन लिया गया। इस गलती का उसे बहुत ज्यादा अफसोस था, इसलिए वो डिसाइड करती है कि अब से बस उसे खाना नहीं देना बल्कि उसे उस एहसास को यकीन में बदलना है कि वो भी एक इंसान है और वो भी अपनी जिंदगी में खुश रह सकता है। वो बच्चा बोलता है कि देखो तुमने मेरी बहुत मदद की है बट आज की रात मेरे लिए शायद आखिरी रात होगी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम अब से यहाँ पे आओ। तो प्लीज अब से अपना ख्याल रखना और कभी यहाँ पे मुड़ के मत आना। अब यौन खुद के ऊपर ही गुस्सा कर रही थी कि उसने ऐसा कुछ क्यों लिखा जिसकी वजह से उस बच्चे को इतना ज्यादा सफर करना पड़ा। और इसी दौरान उसे एक और सर्वेंट मिलती है जो कि उसे बोलती है कि आज की रात बहुत डेंजरस होने वाला है तो तुम जल्दी जाके घर पे सो जाओ। वो सर्वेंट बस इतना बोलती है कि डेनमार्क के सबसे छोटे बेटे का आज कुछ तो होने वाला है जिसकी वजह से हमें अपने रूम से निकलने के लिए मना किया गया है। ये सुनने के बाद यौन को एक और चीज याद आता है जो कि उसने खुद लिखा था इस स्टोरी के अंदर। चैन डेनमार्क नाम का जो मेन लीड कैरेक्टर है उसका एक छोटा भाई है जिसका नाम सी बाई डेनमार्क है। वो एक बहुत ही भयानक विलन है इस स्टोरी के अंदर। उसे भी बहुत ज्यादा तकलीफ से गुजरना पड़ा था अपने बचपन में, इसलिए वो बहुत खतरनाक विलन बन जाता है और एंड में जाके उस मेन लीड कैरेक्टर को मारने की कोशिश भी करता है। बट उसे ये चीज समझ नहीं आ रहा था कि मेन लीड कैरेक्टर जो है उसे कर्स चाइल्ड बनाया गया था स्टोरी में, तो फिर डेनमार्क का सबसे छोटा बेटा शीबाई डेनमार्क को क्यों कर्स चाइल्ड बोला गया है? तो क्या यहाँ पे स्टोरी में गड़बड़ हुई है या फिर कुछ चेंज हुआ है? और ये देखने के लिए यॉन उस घर की ओर भागी है जहाँ पे शीबाई डेनमार्क रहते थे। अब उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, सब कुछ चेंज कैसे हो गया। जब तक यॉन उस जगह पे पहुँचती है तब तक शी डेनमार्क ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस होके वहीं पे पड़ा था और वो बहुत ज्यादा तकलीफ में भी था। अब शिबाई उसे ये बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आई? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम यहाँ पे मत आना आज की रात, चली जाओ यहाँ से वरना तुम मारी जाओगी। अब यहीं पे यॉन देख लेते हैं कि शिबाई के पीठ पे वो टाइगर के निशान है जो कि मेन लीड कैरेक्टर के ऊपर होना चाहिए था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है बट शिबाई इतना बोलते हैं कि अगर मैं खुद को सैक्रिफाइस करूँ तब जाके सभी लोगों को खुशी मिलेगी, इसलिए मैंने ये चीज को अपना लिया। तो यहाँ से तुम चली जाओ वरना मेरी वजह से तुम भी मारी जाओगी। अब यॉन को ऐसा लगता है कि मैं इस स्टोरी की ऑथर हूँ तो मुझे जो चाहिए मैं वो कर सकती हूँ क्योंकि इसमें मेरा पूरा राइट है। इसलिए यॉन चिल्ला के बोलती है कि शिबाई तुम बिल्कुल भी कर्स चाइल्ड नहीं हो, तो खुद को ब्लेम करना बंद कर दो। और इसी दौरान उस डिवाइन टाइगर का एंट्री होता है जो कि बहुत गुस्से में था और वो डिवाइन टाइगर बस शिबाई को मारने के लिए ही वहाँ पे आया था। अब यहाँ पे यॉन को ये याद आता है कि स्टार्टिंग में डिवाइन बीस्ट का जो पावर है उसे उसके छोटे भाई के अंदर डाल दिया गया था और जैसे ही उसका छोटा भाई अपनी जिंदगी को सैक्रिफाइस करता है उसका वो डिवाइन पावर उसके बड़े भाई मतलब मेन लीड कैरेक्टर को मिल गया था। बट यहीं पे एक ट्विस्ट होता है कि कैसे भी करके सीबाई बच जाते हैं और मेन विलेन बन के वापस आते हैं और उसके भाई से ही बदला लेते हैं। अब सीबाई यहाँ पे यॉन को ये बोलते हैं कि तुम यहाँ से जल्द चली जाओ वरना तुम मारी जाओगी। बट यॉन यहाँ से जाने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, इसलिए यॉन आके शिबाई की जान बचाती है पहले। बट वो टाइगर बहुत ज्यादा गुस्से में था और कंटिन्यूअसली उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। यॉन को अपनी गलती समझ आती है कि उसने स्टोरी लिखने के टाइम पे कितनी बड़ी गलती की है, इसलिए वो सब कुछ सही करने का फैसला करती है। जहाँ पे वो टाइगर को ऑर्डर करती है कि तुम शिबाई को कुछ नहीं करोगे, चले जाओ यहाँ से, और उसका वो ऑर्डर काम में आता है। वो डिवाइन बीस्ट का अटैक वहीं पे फेल हो जाता है और वो दोनों बच जाते हैं। यहाँ पे यॉन उसे ये बोलती है कि यंग मास्टर आप प्लीज मेरी बात बिलीव करोगे, अगर मैं आपको कुछ करने को बोलूंगी
जाएंगे तो अब योन शिबाई को इतना बोलती है कि आप अपने ऊपर ट्रस्ट करो कि आपके ऊपर कोई कर्ज या फिर कोई बाधा नहीं है, आप फ्री हो। अगर आप ये चीज कर लेते हो तो हम दोनों की जान यहीं पे बच जाएगी, फिर आपके दिन अच्छे होंगे, आप अच्छी तरीके से बड़े हो पाएंगे और आपकी लाइफ भी बहुत अच्छी होगी। शिबाई के पास और कोई ऑप्शन नहीं था और शिबाई यॉन के ऊपर भी ट्रस्ट करते हैं, इसलिए वो मान जाते हैं। इसी यकीन के साथ साथ इन दोनों का जो कनेक्शन था कर्ज वाला वो टूट जाता है, इसी बिलीफ से कि ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं हैं। अब वो डिवाइन बेस्ड यॉन के ड्रीम में चले जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने हम दोनों का कनेक्शन कैसे तोड़ दिया। यॉन स्टार्टिंग में ये बताने से इनकार कर रही थी क्योंकि वो डिवाइन बेस्ड उस पर हमला कर रहे थे, बट यॉन सोचती है कि अगर सी बाई इस कर्ज को तोड़ सकते हैं तो डिवाइन बेस्ड की ओर से भी इस कर्ज को तोड़ा जा सकता है, बस यकीन के साथ। तो यॉन उस डिवाइन बेस्ड को ये बोलती है कि डिवाइन बेस्ड आज से तुम फ्री हो, किसी के साथ या किसी की कर्ज में तुम जुड़े नहीं रहोगे। और यॉन की बोली गई हर बात सच हो जाती है, वो डिवाइन बेस्ड सच में आजाद हो जाते हैं उस कर्ज से, उस कनेक्शन से जिससे वो शिबाई के साथ जुड़ा हुआ था। तो वो डिवाइन बेस्ड पूछते हैं कि तुम कौन हो। यॉन बोलती है मैं एक स्टोरी टेलर हूँ और तुम्हें मुझ पे यकीन होना चाहिए। दूसरी तरफ हमें एक रिचुअल दिखाया जाता है जो कि चान डेनमार्क के ऊपर किया जा रहा था, डेनमार्क फैमिली की ओर से ही, जहाँ पे वो लोग कोशिश कर रहे थे कि शिबाई का जो डिवाइन बेस्ड है वो ट्रांसफर करके चैन डेनमार्क के ऊपर लाने की, बट उस चीज में फेलियर होने के बाद चैन डेनमार्क को बहुत हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। बट डेनमार्क फैमिली के बाकी जो भी फैमिली मेंबर्स थे वो सब ये बिलीव करते हैं कि एक ना एक दिन वो डिवाइन बेस्ट को कंट्रोल कर ही लेंगे और इसके लिए अगर उसे उसके बच्चे को सैक्रिफाइस करना पड़े तो भी वो करने के लिए रेडी है, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिली बनना था। चैन डेनमार्क ये सब कुछ सुन लेते हैं और उसे लगता है कि ये कैसी फैमिली है जो मुझे सैक्रिफाइस करने पे तुली हुई है। दूसरी तरफ यॉन अपने ड्रीम में ये देखती है कि उसके सेल्फिशनेस की वजह से उसने दो भाई की जिंदगी तबाह कर दी और उसे कहीं ना कहीं ये सब कुछ सही करना था। और उसकी आंखें जैसे ही खोलती है वो उसके सामने शिबाई को देखती है जो कि उसके जागने का ही इंतजार कर रहा था। अब यॉन यहाँ पे घबरा जाती है और देखती है कि उसके पेट के ऊपर एक छोटा सा किटी बैठा हुआ है। तो वो किटी गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि मैं डिवाइन बेस्ड हूँ, मैं कोई किटी विटी नहीं हूँ, समझे तुम, तो मेरी रिस्पेक्ट करो। शिबाई भी यहाँ पे कंफर्म करते हैं कि हाँ यही डिवाइन बेस्ड है। जब कल रात यॉन बेहोश हो गई थी उसी टाइम डिवाइन बेस्ड ने ये रूप धारण कर लिया था और तब से डिवाइन बेस्ड यॉन के पास ही घूम रहा है। यॉन को तब भी बिलीफ नहीं हो रहा था कि यही डिवाइन बेस्ड है जो कि इतना खतरनाक था, तो वो उस किटी को प्यार करने लग जाती है। तो उस डिवाइन बेस्ड का ये कहना था कि डिवाइन बेस्ड को उसने उस कर्ज से बंधने में बचाया था, इसलिए यॉन के ऊपर उस डिवाइन बेस्ड का एक डिबेट है जो कि वो आगे जाके फुलफिल भी करेगा। बट यॉन यहाँ पे बोलती है कि देखो मेरा नाम यॉन है तो तुम मुझे यॉन करके पुकारो, एक लड़की वो लड़की ऐसे मत बोलो। तो यहाँ पे डिवाइन बेस्ट ये बोलते हैं कि मुझे ह्यूमन पसंद नहीं है क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा ग्रीडी होते हैं, अपने चाहत के हिसाब से वो लोग मुझे यूज करते हैं और अपना नौकर बना के रखते हैं, उसे बस मेरी पावर चाहिए और कुछ नहीं। बट मैं तुम्हारा शुक्रगुजार इसलिए हूँ क्योंकि तुम उन सबसे अलग हो यॉन। अब इन दोनों के बीच में शिबाई को बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था यॉन के ऊपर, इसलिए शिबाई ये बोलते हैं कि डिवाइन बेस्ट तुम उसके ऊपर यकीन करो या ना करो, मैं यॉन के ऊपर पूरा यकीन करता हूँ और मैं उसके साथ ही रहूंगा। यॉन यहाँ पे डिवाइन बेस्ट से ये पूछती है कि अच्छा एक बात बताओ, तुम दोनों का कर्ज जो था वो टूट गया है तो ये कैसे हुआ, क्या तुम मुझे बता सकते हो और आगे जाके क्या होगा। तो वो डिवाइन बेस्ट ये बोलता है कि तुम्हारे पास एक पावर है जिसको वार्वेल कमांड बोलते हैं और ये कमांड ऐसा होता है जहाँ पे तुम्हारी बोली गई हर बात सच हो जाती है और ये पावर बहुत सेंचुरीज पहले ही गायब हो गया था, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम जैसे एक मामूली नौकर के पास ऐसी पावर आई कैसे। और रही बात मेरी और उस बच्चे की कनेक्शन की बात, तो फिलहाल के लिए हम दोनों का कर्ज का जो कनेक्शन है वो टूट चुका है और अगर वो बच्चा कंटिन्यूअसली खुद के ऊपर काम करेगा, उसकी फिजिक्स उसकी मेंटेलिटी अगर स्ट्रांग होगी तो वो आगे जाके खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है और मेरे साथ कनेक्ट होने में भी वो उस चीज को खुद से रोक सकता है। तो ये पूरा पूरा उसके मेंटली और फिजिकली स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो यान यहाँ पे ये प्रॉमिस करती है कि अब से वो शिबाई का ख्याल रखेगी, चाहे खाना पीना हो गया और चाहे मेंटल स्टेट हो गया, हर चीज में यौन उसे सपोर्ट करेगी। दूसरी तरफ यौन उसके पास जाती है जो कि उस जगह का देखभाल करता है। यौन जाके उसे धमकाती है, उसे वार्न करती है क्योंकि वो बंदा स्मोक कर रहा था। तो यौन रिक्वेस्ट करती है कि मैं तुम्हारी स्मोकिंग के बाद तुम्हारी फैमिली को नहीं बताऊंगी, बट अगर तुमने मुझे शिबाई का पर्सनल सर्वेंट बनाया तो वहाँ
मास्टर से परमिशन ले लेने के बाद यॉन सीधा जाती है शीबाई के रूम में उसे जगाने के लिए। शीबाई जैसे नींद से उठते हैं वो शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसके सामने बहुत सारा खाना रखा हुआ था और उसने आज तक कभी सुबह उठ के ऐसी अच्छी अच्छी खाना खाया ही नहीं था। यॉन यहाँ पे शीबाई को ये इन्फॉर्म करती है कि आज से वो शीबाई की पर्सनल सर्वेंट है। उसकी खाना पीना रहने धोने का सारा देखभाल अब से बस यॉन ही करेगी। अब बस यॉन को ही पता था कि उसे कैसे शीबाई का पर्सनल सर्वेंट होने का मौका मिला था। यॉन शीबाई को खाने के साथ एक बहुत अच्छी मेडिसिन जिंगशिंग खिलाती है और ये जिंगशिंग ऐसा था जिससे किसी की ताकत 1000 गुना ज्यादा बढ़ सकती है। और जैसे कि इस नोवेल का राइटर यॉन खुद ही थी तो उसे पता था कि कहाँ पे जिंगशिंग मिल सकता है। बस प्रॉब्लम ये था कि जमीन के किस जगह पे जिंगशिंग एग्जैक्टली मौजूद है वो उसे नहीं पता था, तो इसलिए वो उस डिवाइन बीस्ट की हेल्प मांगती है। पर डिवाइन बीस्ट उसे मदद करने से पहले इनकार कर देते हैं। यॉन डिवाइन बीस्ट की बहुत सारी तारीफें करती है तो यहाँ पे डिवाइन बीस्ट मान जाते हैं कि ठीक है, वो उसे अच्छी खासी जिंगशिंग जमीन के नीचे से खोद के देगा और वो डिवाइन बीस्ट ऐसा ही करता है। डिवाइन बीस्ट यॉन से ये पूछते हैं कि तुम्हें उस लड़के की इतनी चिंता क्यों है। यॉन बस बदले में ये बोलती है कि मैंने उसके साथ एक टाइम पे बहुत बुरा किया था और अब मुझे सब कुछ सही करना है, इसलिए मैं उसके लिए जो करना पड़े वही करूंगी। डिवाइन बीस्ट इस चीज से नाराज हो जाते हैं और बोलते हैं कि वो जिंगशिंग जो तुमने कुक किया है वो मुझे दे दो, क्योंकि उस इंसान के अंदर ऐसी ही पावर मौजूद है कि वो उस कर्ज को खुद से ही हील कर सकता है, उसे जिंगशिंग की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे यॉन ये बात को नकार देती है और बोलती है कि नहीं, ये जिंगशिंग बहुत कम मिलता है और ये बस उस लड़के के लिए ही है, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकती। डिवाइन बीस्ट अब फोर्स नहीं करते और बोलते हैं कि ठीक है, मुझे खाने का तो मिलेगा ना, बस इतना ही काफी है। अब यॉन अपने मन में ये सोचती है कि शीबाई एक टाइम में जाके विलन बनेगा, बट अभी के लिए बस एक छोटा सा बच्चा है। अगर उसको सही रास्ता दिखाया जाए तो वो आगे जाके विलन बनेगा ही नहीं और शायद उसका फ्यूचर भी बदल सके और सभी लोग अच्छे से इस जिंदगी में जी सके। शीबाई यॉन से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो चुका था, इसलिए शीबाई का ये कहना था कि वो पूरी जिंदगी यॉन के साथ ही रहेगा। बट यॉन यहाँ पे ये बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, जब तुम बड़े हो जाओगे तुम्हारे लिए एक ऐसी लड़की होगी जिसके साथ तुम पूरी जिंदगी बिताओगे। बट शीबाई पूरी श्योर थे कि उसे और कोई लड़की नहीं चाहिए, बस यॉन ही चाहिए। इसी टाइम डिवाइन बीस्ट आ जाते हैं और शीबाई को बोलते हैं कि तुम अपने अंदर मेडिटेशन करो और देखो तुम्हारे अंदर कितना पावर ग्रोथ हुआ है। शीबाई बहुत कोशिश करते हैं बट उससे होता नहीं है। फिर शीबाई यॉन से ये पूछते हैं कि यॉन, अगर मैं कभी अच्छा इंसान बन गया अपनी जिंदगी में तो क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगी हमेशा के लिए। यॉन उसे इनकरेज करने के लिए हाँ बोल देती है और ये सुन के शीबाई को बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होता है और एक टाइम के बाद शीबाई उस पावर को कंट्रोल कर लेते हैं। शीबाई का ध्यान रखते रखते 1 महीना बीत चुका था। अब शीबाई बहुत ज्यादा ताकतवर और लंबे भी हो चुके थे। शीबाई यॉन की हर छोटे मोटे काम में मदद किया कर देते थे ताकि यॉन को इतनी मेहनत ना करनी पड़े। डिवाइन बीस्ट यहाँ पे थोड़ा सा जेलस थे क्योंकि यॉन हमेशा खाना सबसे पहले शीबाई को देती है, बट यहाँ पे डिवाइन बीस्ट भी खा खा के थोड़े मोटे हो चुके थे और गोलू मोलू से दिख रहे थे। बट एटलीस्ट ये तीनों एक साथ बहुत ज्यादा हैप्पी थे। यॉन के दिमाग में बस एक और चीज चल रहा था कि चैंग डेनमार्क जो कि दूसरा भाई है शीबाई का, वो इंसान कैसा है, क्या उसके ऊपर भी ऐसा टॉर्चर हो रहा है या फिर वो भी एक अच्छी जिंदगी जी रहा होगा अपने पेरेंट्स के साथ। एक दिन सुबह यॉन फिर से उसके मास्टर के पास जाती है और उसे स्मोकिंग करते हुए पकड़ लेती है। अब उसके मास्टर समझ जाते हैं कि ये बंदी फिर से आई है कुछ मांगने के लिए। बट इस टाइम यॉन का ये कहना था कि मुझे कपड़े दो। शीबाई जो कपड़े पहनते हैं अब वो कपड़े उसके लिए छोटे हो रहे हैं, बट उस मास्टर के पास कोई एक्स्ट्रा कपड़े नहीं था शीबाई के लिए, इसलिए यॉन चैन डेनमार्क का कपड़ा मांगती है बट वो भी मास्टर के पास नहीं था। बट यहाँ पे उसके मास्टर इतना बोलते हैं कि मैं तुम्हें कपड़ा दे सकता हूँ, तुम्हें खुद सिलाई करना पड़ेगा तुम्हारे मास्टर के लिए और तुम एक सर्वेंट हो तो तुम्हें ये सब काम आना चाहिए। अब ये सुन के यॉन गुस्सा हो जाती है और बोलती है आप जो स्मोकिंग कर रहे हो ना वो कर भी हो जाएगी,
और वहां से चली जाती है। अब वो मास्टर ये सोचते हैं कि सही बात है, जब से यॉन शिबाई का देखभाल कर रही है तब से शिबाई बहुत ज्यादा ताकतवर और हेल्दी लगने लग रहे हैं। पर उस मास्टर को एक चीज और परेशानी हो रही थी, क्योंकि डेनमार्क के बाकी के मेंबर को ये लग रहा था कि यॉन की वजह से वो रिचुअल हो नहीं पा रहा है, जहाँ पे शिबाई को सैक्रिफाइस करना पड़ता है और डिवाइन बीस्ट का पावर चैन डेनमार्क को मिल जाता है। तो डेनमार्क की फैमिली ने ये तय करके रखा था कि एक टाइम आने के बाद वो लोग यॉन को मार देंगे। बट उस मास्टर को ऐसा लगता है कि एक छोटे से बच्चे को ऐसे सैक्रिफाइस करना सही बात नहीं है, तो जैसा चीजें अभी चल रहा है वैसा ही चलने दिया जाए। और क्या पता आगे जाके सब कुछ सही भी हो सकता है और किसी को मारने की जरूरत ही ना पड़े। अब वो मास्टर जैसे ही एक स्मोक करते हैं, उसे सच में वो स्मोकिंग करवा लगता है और उसे ऐसा लगता है कि यॉन ने ही उसे इस चीज के लिए श्राप दिया है। पर वो मास्टर ये नहीं चाहते थे कि यॉन और शीबाई दोनों एक दूसरे से अलग हो जाए। दूसरी तरफ यॉन बहुत कोशिश करती है सिलाई करने की, बट उससे कुछ होता नहीं है। वो उस ड्रेस को सिलाई तो करती है पर टेढ़ा मेढ़ा सा हो जाता है। यॉन शिबाई को बस इतना बोलती है कि मुझे पता है ये कपड़ा आपकी मम्मी का है और मैंने इस कपड़े को पूरा तहस नहस कर दिया। अब शिबाई को याद आ जाता है उसके मम्मी के साथ एक और मेमोरीज, जहाँ पे उसकी मम्मी उसे बहुत ज्यादा प्यार कर रही थी। बट शिबाई उस ड्रेस को पहन लेते हैं और बोलते हैं कि थैंक यू सो मच, तुमने कोशिश की मेरे लिए ये करने की और यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बट सही बात बताओ, ये कपड़ा मुझसे ज्यादा तुम पे सूट करेगा। देखो मैं तुम्हारे लिए कभी गलत नहीं हो सकता, ये तुम पे सच में सूट कर रहा है। यॉन हमेशा शिबाई को एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करती है। इस बात से शिबाई को गुस्सा तो आता है बट वो कुछ नहीं बोलते। उसका मानना ये था कि जब तक यॉन मेरे साथ है, चाहे मैं यंग हूँ या फिर ओल्डर, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस यॉन मेरे साथ रहना चाहिए। दूसरी तरफ रात को हमें दिखाया जाता है कि शिबाई पढ़ाई कर रहे थे। इसी टाइम डिवाइन बीस्ट आ जाते हैं और शिबाई से ये पूछते हैं कि क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता कि यॉन तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव करती है जैसे तुम बहुत छोटे से बच्चे हो। वो तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा खाना लाती है, पता नहीं कहाँ से उसे पढ़ाई लिखाई का बुक मिल जाता है, वो तुम्हारे लिए कपड़े भी लेके आती है। तुम्हें इस बात से हैरानी नहीं होती है कि उस छोटी सी बच्ची को इतना सब कुछ कैसे पता। बट शिबाई का ये कहना था कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक यॉन मेरे साथ है तब तक सब कुछ सही है। अब डिवाइन बीस्ट बोलता है कि तुम तलवारबाजी की किताब क्यों पढ़ रहे हो, जबकि तुम तलवारबाजी प्रैक्टिस कर सकते हो और 1 घंटा तलवारबाजी प्रैक्टिस करने का मतलब होता है कि तुमने 1000 आवर तक तलवारबाजी की पढ़ाई कर ली। तो डिवाइन बीस्ट बोलते हैं कि चलो गार्डन में और एक स्टिक उठा लो, मैं तुम्हें तलवारबाजी सिखाऊंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग यॉन आ जाती है इन दोनों को जगाने के लिए, बट ये लोग खराटे मार के सो रहे थे, इसलिए यॉन सोचती है कि कोई बात नहीं, जाने दो, इनको थोड़ी देर और सोने देते हैं। और जैसे ही यॉन बाहर आती है, एक दूसरी सर्वेंट उसे खींच के मेन बिल्डिंग पे लेके जाती है, जहाँ पे सब लोग कुछ इंतजाम कर रहे थे। यहाँ पे इस चीज का इंतजाम हो रहा था कि इतने सालों बाद डेनमार्क की फैमिली वापस उसके घर पे आ रही है। उसके दूसरे दिन फिर से सब लोग अपने काम में जुट जाते हैं। यहाँ पे मास्टर यॉन को देख लेते हैं और उसे ऐसा लगता है कि अगर डेनमार्क की बाकी फैमिली ने यॉन को देख लिया तो उसी टाइम उसे मारने का डिसाइड करेंगे। और इसी टाइम मास्टर उसे ये बोलते हैं कि तुम यहाँ पे मत रहो, फिलहाल के लिए यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। और इसी टाइम शिवा उनके सामने आ जाते हैं और बोलते हैं कि यॉन को जाने दो, यॉन को मैं अपने साथ लेने के लिए यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि यॉन बस मेरी है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यॉन को काम करवाने की। वो मास्टर बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था, क्योंकि शिवाई का ऐसा रूप उसने कभी नहीं देखा था। बट उसी टाइम डेनमार्क की बाकी फैमिली वहाँ पे आ जाती है और मास्टर सबको तुरंत जगह खाली करने के लिए बोलते हैं। यहाँ पे यॉन भी बाकी वेजिटेबल लेके उस जगह से शीबाई के साथ चली जाती है। अब यॉन को खाना बनाते देख के शीबाई बस इतना बोलते हैं कि मुझे भूख नहीं लगी है, तुम्हें इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं कल बहुत ज्यादा डर गया था कि कल तुम मेरे पास आई नहीं, मुझे ऐसा लगा कि तुमने मुझे छोड़ दिया है। बट यॉन यहाँ पे ये क्लियर कर देती है कि वो उसे छोड़ के कभी नहीं जाएगी, बस काम कुछ ज्यादा था इसलिए बाकी की सर्वेंट के साथ उसे भी लेके चले गए थे काम करवाने के लिए।
इससे शीबाई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि किसकी इतनी बड़ी हिम्मत कि तुमसे काम करवाए। बट इसी दौरान यॉन को चोट लग जाती है और शीबाई बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसकी वजह से यॉन को चोट लग गई थी। बट यॉन यहाँ पे बिल्कुल चिल थी कि कोई बात नहीं यार, जाने दो और चलो चलते हैं, हम दोनों को खाना भी खाना है। यहाँ पे यॉन शीबाई को एक प्रॉमिस करती है कि मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, अगर मैं कभी चली गई तब ये समझ लेना कि मुझे किसी ने किडनैप कर लिया है और तुम आके मुझे बचा लेना, ठीक है। इस चीज से शीबाई बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो दोनों एक साथ खाना खाने लग जाते हैं। उसी रात को शीबाई उस मास्टर के पास आके ये पूछते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने यॉन से काम करवाया है और उससे मैं उस दिन मिल भी नहीं पाया। बट मास्टर यहाँ पे बहाना बना देते हैं कि काम बहुत ज्यादा था तो बाकी के सर्वेंट शायद उसको घसीट के लेके गए थे, मैंने कोई ऑर्डर नहीं दिया था उसे काम करने के लिए। बट यहाँ पे शीबाई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपना पावर दिखाने लग जाते हैं। और जैसे ही ये होता है पीछे से शीबाई के पापा आ जाते हैं और वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि शीबाई इतना ज्यादा पावर कैसे यूज कर पा रहा है और शीबाई पूरी तरीके से बदल भी गया है। शीबाई के पापा को एहसास हो चुका था कि शीबाई के पास कुछ अलग ही पावर वो नोटिस कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे शीबाई के पापा उसके ऊपर हमला करते हैं बट शीबाई यहाँ पे बच जाता है। तो उसके पापा ये बोलते हैं कि तुम्हारी पावर बढ़ चुकी है, तुम्हें शायद ट्रेनिंग की जरूरत है, बट शीबाई इस चीज से इनकार कर देते हैं। तो यहाँ पे उसके पापा गुस्सा हो जाते हैं और इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग यॉन शीबाई के रूम में आती है उसे जगाने के लिए, बट वो देखती है कि शीबाई रूम के अंदर है ही नहीं और डिवाइन बीस्ट भी ये बोलते हैं कि शीबाई रात को रूम में आए ही नहीं। अब यॉन को टेंशन हो जाता है क्योंकि उसके पापा भी मेन बिल्डिंग पे आ चुके हैं, तो शायद कुछ गलत हुआ होगा, इसलिए यॉन बिना सोचे समझे हर जगह बस शीबाई को ढूंढने लग जाती है और यहाँ पे उसे शीबाई मिल भी जाते हैं एक टाइम पे। यॉन बस बोलती है चलो खाना रेडी है और उसका हाथ पकड़ के खींचने लगती है। यहाँ पे वो लड़का बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी हाथ पकड़ के खींचने की। यॉन थोड़ी शॉक हो जाती है और सोचती है कि ये शीबाई नहीं है, ये तो चैन डेनमार्क है, शीबाई का बड़ा भाई, पर ये सच में बहुत ज्यादा क्यूट है। बट यहाँ पे चैन बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था यॉन के ऊपर क्योंकि यॉन ने उसका हाथ पकड़ के बस खींचा था। चैन ये दिखाता है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल और स्पेशल इंसान है, इसलिए वो यॉन के ऊपर अपना जोर बनाने की पूरी कोशिश करता है। बट यॉन ऐसा बोलती है कि अगर तुम ताकतवर हो तो तुम कमजोर को क्यों परेशान कर रहे हो, एक ताकतवर इंसान कभी एक कमजोर इंसान को परेशान करता ही नहीं है। तो चैन ये बोलते हैं कि मेरी फैमिली ने कभी मुझे सिखाया ही नहीं कि ऐसे तरीके से भी रहा जा सकता है। इसी टाइम यॉन को ये समझ आ जाता है कि शायद चैन के ऊपर भी ये लोग बहुत ज्यादा प्रेशर देते हैं, इसकी वजह से वो अभी ऐसा है। यॉन इस चीज को थोड़ा बदलने के लिए चैन को खाना ऑफर करती है। चैन बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था क्योंकि ऐसा खाना उसे कभी मिलता नहीं था जब वो ट्रेनिंग पे माउंटेन पे था। चैन को यॉन का बनाया हुआ बॉयल पोटैटो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। यॉन यहाँ पे ये नोटिस करते हैं कि चैन के हाथ में बहुत गहरे घाव के निशान है और ये घाव के निशान तब लगा था जब चैन वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था और उसके खुद की फैमिली ने उसे वहाँ पे बांध के बहुत दिनों तक खाने को भी नहीं दिया था। इससे यॉन को बहुत ज्यादा तकलीफ पहुँचता है और उसे लगता है कि शायद उसकी वजह से ही ऐसा हो रहा होगा, इसलिए यॉन चैन के हाथ को पकड़ लेती है और उसके हाथ पे फूंक मार के ये बोलती है कि तुम्हारा दर्द चला जाएगा, तुम्हारा पेन खत्म हो जाएगा। और इसी दौरान शीबाई आ जाते हैं और उसको वैसे हालत में देख लेते हैं। यॉन भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है शीबाई को ऐसे हालत में देख के, बट शीबाई सबसे पहले घर के अंदर आते हैं और उसके भाई को बोलते हैं कि गेट आउट, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर पे आके मेरी यॉन के साथ बैठ के खाना खाने की। चैंग सबसे माफी मांगता है और वहाँ से चले जाते हैं, बट शीबाई बहुत ज्यादा गुस्से में था। यॉन शीबाई से इतना पूछती है कि क्या हुआ है और उसकी हालत इतनी बुरी क्यों है, बट शीबाई उसे ये बोलते हैं कि अब से हम दोनों मेन बिल्डिंग पे जाएंगे और वहीं पे रहेंगे। इस बात से यॉन बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, बट इसके पीछे का रीजन उसे शीबाई नहीं बताता। बट इसके पीछे का रीजन ये था कि कल रात जब इसकी और इसके पापा की फाइट हुई थी तब शीबाई बहुत बुरी तरीके से हार चुके थे और शीबाई के पापा को ऐसा लग रहा था कि चाहे कुछ दिन ही क्यों ना हो बट शीबाई का पावर और उसका कैरेक्टर बहुत ज्यादा
ज्यादा बदल चुका है और बहुत ताकतवर भी हो चुका है। इससे शायद उसे उसका सपना पूरा करने में बहुत ज्यादा हेल्प होगा। तो इसलिए शीबाई के पापा ये ऑर्डर करते हैं कि शीबाई अब से मेन बिल्डिंग में उसके साथ ही रहेगा। बट इस चीज के लिए शीबाई मना कर देते हैं। बट शीबाई के पापा का डिसीजन एकदम सटीक था। उसे जो बोला गया है उसे वो करना ही पड़ेगा। ये बोल के शीबाई के पापा चले जाते हैं। इस बात से शीबाई बहुत ज्यादा गुस्सा था। बट वहाँ पे उसका मास्टर उसे ये समझाता है कि अगर तुम मेन बिल्डिंग पे आ जाओगे तो ये शायद तुम्हारे लिए नहीं बट यॉन के लिए बहुत अच्छा होगा। क्या तुम्हें पता है यॉन कितनी मेहनत करती है, तुम्हारे लिए खाना बनाती है, तुम्हारे कपड़े धोती है, तुम्हारा घर साफ करती है, और अगर तुम मेन बिल्डिंग पे आ जाते हो तो यॉन को ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और यॉन तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम बिता पाएगी। और क्या तुम यॉन की मदद नहीं कर पाओगे क्योंकि उसने तुम्हारे लिए इतना कुछ करा है। शिवाई को ये चीज पसंद तो नहीं था कि वो जाके मेन बिल्डिंग पे रहेगा क्योंकि उसे बस यॉन के साथ अकेले में रहना था। बट फिलहाल के लिए सिचुएशन इतना खराब था इसलिए शिवाई इस बात को मान जाते हैं। शिवाई बस यॉन को इतना बोलते हैं कि बस हमारी मर्जी है इसलिए तुम्हें भी मेरे साथ मेन बिल्डिंग पे जाना होगा। यॉन इस चीज को मान जाती है और ये दोनों चले जाते हैं मेन बिल्डिंग पे रहने के लिए उसके परिवार के साथ। दूसरी तरफ हमें चैन को दिखाया जाता है जो कि शिवाई के रूम से बस निकला ही था। वो अपने हाथ को देखता है और सोचता है कि यॉन ने बस उसके घाव पे फूंक मार के ये बोला था कि उसका घाव ठीक हो जाएगा और सच में उसका घाव ठीक हो गया था। इसी दौरान चैन उसके पापा से टकरा जाता है बट उसके पापा उसको इग्नोर मार के वहाँ से चले जाते हैं। और ये चीज इसलिए हो रहा था क्योंकि उसके पापा को ऐसा लग रहा था कि चैन के अंदर कोई दम ही नहीं है कि वो डिवाइन बीस्ट को अपने अंदर बुला सके और उसका सपना पूरा कर सके। इस चीज से चैन बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है। दूसरी तरफ बाकी सर्वेंट के साथ शीबाई अपने रूम में आते हैं जो कि बहुत ज्यादा लग्जरियस था। ये देख के यॉन बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और उसे ऐसा लगता है कि मेन बिल्डिंग में इतना बड़ा कमरा खाली होने के बावजूद भी अब तक शीबाई को बस एक छोटे से अलग से घर में रखा गया था जो कि बहुत बुरी बात है। यॉन को एक अलग तरह से कपड़े भी मिले जो कि मेन बिल्डिंग के सर्वेंट के पास होता है। बाकी के सर्वेंट डिवाइन बीस्ट को लेकर बहुत ज्यादा इतराते हैं बट यॉन यहाँ पे ये सबको समझाती है कि वो डिवाइन बीस्ट मास्टर शीबाई का पेट है इसलिए उसे रखने के लिए परमिशन मिल जाता है। अब डिवाइन बीस्ट इस चीज से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे कोई रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा था और उसके लिए इतना ज्यादा रिचुअल कर रहे थे बाकी के सब। अब यॉन ये नोटिस करती है कि शीबाई किसी को टच करने ही नहीं दे रहे थे। तो यॉन जैसे ही शीबाई के पास जाते हैं शीबाई चिल्ला पड़ते हैं कि क्यों तुमने इतनी देर क्यों लगाई, तुम्हें पता है ये लोग मुझे टच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यॉन इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से संभालती है बट यहाँ पे शीबाई बहुत ज्यादा गुस्से में था और उसे ऐसा लग रहा था कि उसे बस यॉन ही चाहिए बाकी कोई नहीं। यॉन इस चीज को सही करने के लिए पहले उसी घर के बेड के पास जाती है और बोलती है कि चलो तुमने बहुत मेहनत की है थोड़ी देर सो जाओ। बट शीबाई को ये पसंद नहीं है कि शीबाई को उसके पुराना घर पे सोना ही बहुत अच्छा लगता था, वहाँ पे यॉन के साथ खाना खाना, बातें करना और खेलना भी। बट यॉन शीबाई को ये समझाती है कि तुम इस चीज को अलग तरीके से देख सकते हो। तुम जब दूसरे घर में रहते थे तब तुम्हें जमीन में सोना पड़ता बट यहाँ पे तुम्हारे लिए एक अलग से बेड रखा हुआ है, तुम्हें खाने के लिए अच्छा फूड और खाने की जगह भी बहुत अच्छी होगी और सबसे बड़ी बात तुम अब वो छोटे से भूत नहीं रहे जो उस पुराने घर में बंद रहता है। तो क्या ये अच्छी बात नहीं है? तो शिवाई का एक ही मकसद था कि कुछ भी हो जाए यॉन को शिवाई के साथ ही रहना है, चाहे वो पूरा दान हो या फिर कोई राजमहल, तभी जाके शिवाई वहाँ पे रह सकता है। यॉन बिना कुछ सोचे समझे प्रॉमिस कर देती है कि वो उसके साथ ही रहेगी। इस चीज से शिवाई बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करते हैं और वहीं पे सो जाते हैं यॉन के साथ। दूसरी तरफ यॉन बहुत कोशिश करती है कि वो महल का कुछ काम वगैरह कर ले बट कोई उसे काम करने ही नहीं दे रहा
था। पर इस चीज से यॉन बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और उसे काइंड ऑफ बोरिंग भी लगता है कि उसके पास करने के लिए कोई काम ही नहीं है। यॉन का बस एक ही काम था, हमेशा शीबाई के पास रहना, उसके साथ रहना, चाहे वो स्टडी हो, ट्रेनिंग हो या खाना खाना हो। और बीच में कभी कभार यॉन बस डिवाइन बीस्ट को भी देखभाल कर ही लेती है। अब सिचुएशन ऐसा हो चुका था कि इस सब चीजों से यॉन का दिमाग फट रहा था, क्योंकि शिवाई का ऑर्डर था कि यॉन कोई काम नहीं करेगी। यॉन ये डिसाइड करती है कि वो छुप छुप के कोई ना कोई काम तो जरूर कर लेगी, जिससे उसका टाइम भी पास होता रहे। दूसरी तरफ कुछ सर्वेंट आते हैं और यॉन को लेके महल के दूसरी साइड पे चले जाते हैं और कंटिन्यूअसली यॉन को इसलिए बुली किया जाता है क्योंकि बाकी के सर्वेंट काम कर रहे हैं और यॉन बस खाली बैठी रहती है, पूरे पूरे दिन कोई काम नहीं करती है। बट यॉन यहाँ पे सबको ये समझाने की पूरी कोशिश करती है कि एक्चुअली में वो काम करना चाहती है बट उसे कोई काम देता ही नहीं है। इसी दौरान वहाँ पे चैन डिंगमोक आ जाते हैं और देख लेते हैं कि यॉन को सभी सर्वेंट कैसे बुली कर रहे हैं। अब यॉन यहाँ पे बहुत ज्यादा हैप्पी थी क्योंकि चैन ने यॉन की बहुत मदद की। चैन उससे ये पूछते हैं कि क्या तुम्हें हमेशा बुली होना पड़ता है, बट यॉन उसे ये समझाती है कि ये पहली बार था कि वो बुली हो रही थी और इसी टाइम चैंग ने आके उसको मदद की, तो पिछली बार का एडवाइस काम आ रहा है। और इसी हेल्प के लिए यॉन उसे कुछ खाना ऑफर करती है। चैंग इस चीज को लेके बहुत ज्यादा हैप्पी था क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि यॉन बहुत ज्यादा अलग है बाकी नौकरों से या फिर बाकी इंसानों से जो उसे बहुत गलत तरीके से ट्रीट करते हैं। अब चैंग उसे ये भी दिखाते हैं कि उसकी ब्लेसिंग के बाद उसका हाथ सच में ठीक हो चुका है। इस बात से यॉन बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है, बट उसे ऐसा लगता है कि उसने अपनी पावर यूज की है चैंग के ऊपर। बट चैंग ये बोलते हैं कि क्या तुम मेरा दिल का दर्द भी सही कर सकते हो, क्योंकि आजकल उसकी फैमिली उसे अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं, शायद इसलिए क्योंकि वो ट्रेनिंग में फेल हो चुका है। तो जब भी उसकी फैमिली उसे बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं उसके दिल पे बहुत ज्यादा चोट पहुंचता है। तो यॉन इस चीज को मान जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूंगी, चाहे एक बार हो या 1000 बार। चैंग इससे थोड़ा शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि 1000 बार की जरूरत नहीं है, एक बार ही कर दो, बस उतना ही बहुत है। दूसरी तरफ हमें शिबाई को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था और उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पापा गिव अप कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उसके पापा को ये दिख गया था कि शिबाई कितना ज्यादा ताकतवर हो चुका है और चाहे कितनी बार शिबाई इस चीज को नकार दे कि उसे वो ट्रेनिंग या फिर उस डिवाइन बीस्ट को काबू करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट फिर भी उसके पापा हार नहीं मानने वाले। बट जैसे ही शिबाई अपने रूम का दरवाजा खोलते हैं उसे यॉन उसके रूम में नहीं दिखता है, बल्कि यॉन उसके पीछे खड़ी थी। शिबाई डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि तुम्हारे हाथ में ये प्लेट क्यों है, क्या कर रही थी तुम। अब यॉन ये सोचती है कि अगर वो सब कुछ सही सही बता देती है तो शायद शिबाई उसके ऊपर फिर से गुस्सा करेगा, इसलिए यॉन यहाँ पे थोड़ा सा झूठ बोल देती है और चीजों को संभाल लेती है। यहाँ पे शिबाई थोड़ा सा रोमांटिक हो जाता है और यॉन को ये बोलते हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर कभी गुस्सा नहीं हो सकता, तो तुम बेफिक्र रहो, बट मैं अपनी फैमिली को कभी माफ नहीं कर सकता। यहाँ पे यॉन ये सुन के बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और तुरंत शिबाई को डांट लगा देती है कि तुम्हें ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम बहुत अच्छे इंसान बनोगे। बट यॉन यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में थी, इसलिए शिबाई बिना कुछ सोचे समझे उससे माफी मांगने लग जाते हैं और अपना पपी वाला फेस दिखाते हैं। अब ये चीज देख के यॉन बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाती है और तुरंत शिबाई को माफ कर देती है और शिबाई से ये पूछती है कि तुमने तुम्हारा एज मुझे गलत बताया था, है ना, कि तुम मुझसे छोटे हो, क्योंकि मुझे पता चला है कि तुम मुझसे बड़े हो। यहाँ पे शिबाई को ऐसा लगता है कि उसने मजाक में ही बोला था कि वो यॉन से बस छोटा है, शायद इसलिए यॉन उसे बच्चे की तरह ट्रीट करती है और उसे एक मैन की तरह देखती भी नहीं है। यॉन बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि यॉन शिबाई से बस 1 साल छोटी थी। शिबाई का एज था 11 ईयर ओल्ड। यॉन के ऐसी बातों से
शीबाई को हर्ट होता है। यॉन बिना देर किए अच्छे से उस चीज को मेकअप करती है और शीबाई को मनाने की पूरी कोशिश करते हैं। उसी रात को हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शीबाई के पापा उसके बड़े बेटे के साथ बात कर रहे थे। यहाँ पे शीबाई के पापा बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं चैंग के ऊपर, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि चैंग बेकार इंसान है और उसे जन्म ही नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि असली पावर तो उसके छोटे भाई के पास है। इससे चैंग को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, बट उसके पास एक और मौका था कि वो अपनी काबिलियत सबके सामने दिखा सके, क्योंकि शीबाई के पापा फिर से जा रहे थे माउंटेन पे ट्रेनिंग करने के लिए और इस बार शीबाई वहाँ पे जाने पे इनकार कर देते हैं। इसलिए शीबाई के पापा उसके बड़े भाई चैंग को वहाँ पे ले जाना चाहते थे। चैंग बस इतना चाहता था कि उसके ऊपर उसके पापा प्राउड फील करे, बट उसे जाने से पहले पता नहीं क्यों बट यॉन की याद आ रही थी। इसलिए वो ये सोचते हैं कि वो अपना सिल्क वाला कपड़ा यॉन को गिफ्ट करेगा, क्योंकि यॉन ने उसे बहुत मदद की थी। बट जैसे ही वो यॉन के पास जाने की कोशिश करता है, उसे दिखता है कि दरवाजे के सामने शीबाई खड़े हैं और शीबाई बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि उसका बड़ा भाई यॉन से मिले। इसलिए शीबाई चैंग को बस इतना बोलते हैं कि यॉन का दिल बहुत साफ है, वो सबकी मदद करती है और इस चीज को लेके तुम अपने दिल में यॉन को लेके कोई जगह मत बनाओ, क्योंकि यॉन बस मेरी है और यहाँ से चले जाओ। यॉन को खुश रखने की जिम्मेदारी मेरी है और ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं देना चाहता। क्या तुम समझे मेरी बात? चैंग को फिर से बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से बिना कुछ बोले चला जाता है। अब शीबाई जेलस फील कर रहे थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि यॉन को कोई कुछ भी गिफ्ट करे। यॉन को अगर कोई भी कुछ भी गिफ्ट करेगा तो सबसे पहला इंसान शीबाई होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग सब लोग उस ट्रेनिंग के लिए निकल पड़ते हैं और इसी टाइम यॉन ये सोचती है कि वो चैंग को गुड बाय भी नहीं कर पाई और वो बहुत ज्यादा सैड लग रही थी। इसलिए शीबाई ये बोलते हैं कि अगर तुम दौड़ के जाओ तो शायद तुम चैंग को गुड बाय कर सको। यॉन बिना कुछ सोचे समझे दौड़ पड़ती है। यहाँ पे डिवाइन भी शीबाई को बस इतना पूछते हैं कि तुम ना जेलस फील करते हो तो फिर तुमने यॉन को जाने क्यों दिया? तो शिवाई बस इतना बोलते हैं कि मुझे जेलस तो फील हो रहा है, बट मैं यॉन को कभी हर्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। दूसरी तरफ यॉन बहुत कोशिश करती है, बट वो लास्ट टाइम तक चैन को गुड बाय नहीं बोल पाती है। बस वो अपने मन ही मन में ये प्रे करती है कि अब जो ट्रेनिंग उसके साथ होगा उससे वो बस सेफ रहे और यही ट्रेनिंग का टाइम है जहाँ पे चैंग को उसकी हीरोइन मिल जाएगी, तो वो बस चैंग के लिए दुआ ही कर सकती है। ऐसे ही 5 साल बीत जाते हैं और यहाँ पे यॉन हमेशा कोशिश करती है कि जब भी उसके आसपास सी बाई ना हो तो वो कुछ घर का काम कर ले, क्योंकि उसे खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था। बट बाकी की सर्वेंट यॉन को काम नहीं करने देना चाहते थे, क्योंकि अगर शीबाई को ये पता चल गया तो बाकी की सर्वेंट को पनिशमेंट मिलता था। यहाँ पे हमारे डिवाइन बीस्ट को भी दिखाया जाता है, जो कि 5 साल पहले जैसे थे वैसे ही दिख रहे थे, कोई भी चेंजेस नहीं आया था उसके अंदर। यहाँ पे यॉन को ये पता लगता है कि मास्टर ने यॉन को बुलाया है, तो इसलिए वो सीधा उस मास्टर के पास जाती है, जहाँ पे उसके मास्टर ये बोलते हैं कि उसको मेंटेनेंस का काम अब से संभालना पड़ेगा, जो कि शीबाई से जुड़ा हुआ है। यॉन को ये काम नहीं करना था, क्योंकि वो अभी यंग हो चुकी है और उसके हिसाब से उसकी शादी का टाइम भी हो चुका है और उसे ऐसा भी लगता था कि शीबाई का भी शादी का टाइम हो चुका है, क्योंकि शीबाई उससे बड़े भी हैं। तो अगर वो अभी शीबाई के साथ ज्यादा घूमेंगे तो शायद वो अपने फ्यूचर पार्टनर से नहीं मिल पाएंगे। यॉन यहाँ पे बस इसलिए हैप्पी थी क्योंकि उसे अपनी लिखी हुई स्टोरी में रोमांस वाली पार्ट देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ मास्टर यॉन को ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि 5 साल हो चुका है अभी, शीबाई का बड़ा भाई और उसका पापा आने वाले हैं और उसी दिन आने वाले हैं। यॉन बहुत ज्यादा सैड थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि चैंग ने शायद बहुत मुश्किलें झेली हैं उस ट्रेनिंग के दौरान और क्या पता उसे उसकी हीरोइन मिली है कि नहीं, और वो लास्ट टाइम तक चैंग को गुड बाय भी नहीं कर पाई थी। और इसी दौरान वहाँ पे शीबाई आ जाते हैं और यॉन से पूछते हैं कि तुम क्या सोच रही हो। यॉन कुछ बोलती नहीं है, बट शिवाई फिर से बोलते हैं कि आज तुमने अच्छे से पूछा लगा लिया। यॉन इस चीज को छुपाने की पूरी कोशिश करते हैं, बट शिवाई को सब कुछ पता था कि यॉन शिवाई के ना होने पे क्या क्या करती है। बट यहाँ पे यॉन को एक और चीज पता लगती है, जहाँ पे शिवाई यॉन को ये बोलते हैं
कि स्प्रिंग कॉन्सर्ट के लिए शीबाई को इनविटेशन आया है। यॉन ये सोचती है कि अगर शीबाई इस कंपटीशन को विन करते हैं तो सोशल में शीबाई का नाम और ज्यादा बढ़ जाएगा और उसकी फैमिली में भी सब उसे और ज्यादा रिस्पेक्ट करने लग जाएंगे और यहीं पे शीबाई और चैंग का अलग स्टेटस तैयार होगा। तो यॉन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि वो चाहती थी कि शीबाई उस स्प्रिंग कॉन्सर्ट में पार्टिसिपेट करे, बट शीबाई को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। शीबाई बस इतना बोलते हैं कि मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है यॉन, और कुछ नहीं। यॉन इससे बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और उससे रीजन पूछती रहती है, बट शीबाई बात को घुमा देते हैं क्योंकि असली रीजन बस शीबाई को ही पता था। जब शीबाई ट्रेनिंग कर रहे थे तब उसे ये सुनाई दिया कि शीबाई जैसे ही कॉन्सर्ट के लिए निकल जाएंगे उसी दौरान यॉन को मार दिया जाएगा, क्योंकि शीबाई हमेशा यॉन के साथ ही रहते हैं और दूसरी लड़की की ओर देखते भी नहीं है, क्योंकि शीबाई का अभी मैरिज का टाइम हो चुका है, इसलिए ये करना जरूरी है। और जैसे ही यॉन मर जाएगी और शीबाई के लिए कोई दूसरी लड़की ढूंढ लिया जाएगा, शीबाई यॉन की बात भूल जाएंगे। ये सारी बात कोई और नहीं बोल रहा था बल्कि शीबाई के पापा बोल रहे थे, इसलिए शीबाई ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो यॉन को छोड़ के कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि जब वो कुछ नहीं था तब यॉन ही थी जिसने उसे सहारा दिया था, उसे रोशनी दिखाई थी। इसलिए शीबाई डिसाइड कर लेते हैं कि वो अब से बस यॉन के साथ ही रहेगा। दूसरी तरफ हमें यॉन को दिखाया जाता है जो कि अकेले डिवाइन बीस्ट के साथ एक नदी के किनारे बैठी थी। वो बस ये सोच रही थी कि शीबाई बहुत ज्यादा काबिल इंसान है, वो तलवारबाजी भी बहुत अच्छी कर लेता है, तो क्यों क्यों वो स्प्रिंग कॉन्सर्ट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। बस ये रीजन तो नहीं है कि उसे बस उसके साथ रहना है, कोई और रीजन जरूर होगा जो शीबाई यॉन से छुपा रहे थे। इसी दौरान यॉन ये देखती है कि उसके पास कोई और नहीं चैंग डेनमार्क आया है। 5 साल हो चुके हैं इन दोनों को मिले हुए, बट फिर भी यॉन चैंग डेनमार्क को पहचान लेती है और इससे चैंग को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। अब यॉन चैंग को बस इतना बोलती है कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ क्योंकि जाने के टाइम में तुमने मुझे गुड बाय भी नहीं बोला था। चैंग यहाँ पे बहुत बार माफी मांगते हैं इसलिए यॉन से, और यॉन को ये बोलते हैं कि अब से वो मास्टर नहीं है क्योंकि वो अपनी ट्रेनिंग में फेल हो चुका है। ये सुनने के बाद यॉन को तुरंत पता लग जाता है कि ऐसा क्यों है और वो बहुत ज्यादा गिल्टी फील करती है कि उसकी लिखी हुई कहानी से सारे कैरेक्टर को इतना ज्यादा तकलीफ पहुंच रहा है। और उसी टाइम चैंग के पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाता है और चैंग इस चीज को छुपाने के लिए बस इतना बोलते हैं कि देखो मेरे पेट से ये आवाज नहीं आई थी। यॉन चैंग के पास जाती है और बोलती है कि मास्टर क्या आपको स्टीम पोटैटो खाना है। यॉन चैंग को खाना ऑफर करती है स्टीम पोटैटो। ये देख के चैंग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे अपनी पास्ट मेमोरीज याद आने लग जाती है। यॉन चैंग को ये बोलती है कि आधा टाइम उसे कोई काम करना ही नहीं पड़ता और वो बस खाली बैठी रहती है। तो ये सुन के चैंग ये ऑफर करते हैं कि देखो अगर तुम खाली बैठी रहती हो तो क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो, और मेरे फादर ने भी यही बोला है कि मैं अपना सर्वेंट खुद चूज कर सकता हूँ, तो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ से ले जा सकता हूँ। ये सुन के यॉन बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, उसे लगता है कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं और मैं ही क्यों, क्या अब तक चैंग उसकी हीरोइन से नहीं मिले। यॉन को इतना ज्यादा चिंता करता हुआ देख के चैंग वहाँ से चले जाते हैं और बस इतना बोलते हैं कि मुझे माफ कर देना अगर मैंने तुम्हें अनकंफर्टेबल फील करवाया, तो मेरा बस इतना ही मोटिव था कि तुम मेरे साथ चलो क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरी तरफ रात हो चुकी थी, यॉन शीबाई के रूम में आए थे बट शीबाई सबसे पहले ही वहाँ पे मौजूद थे। ये देख के शीबाई पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम भूल क्यों गई, मैं इसी टाइम तो आता हूँ। बट यॉन यहाँ पे बहाना बना लेते हैं। शीबाई ये सोचते हैं कि क्यों, ऐसा क्या हो गया जो यॉन मेरे बारे में भूल गई, क्या वो किसी को देख के हंसी, क्या वो मेरा भाई था। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है ये सोच के ही। शीबाई यॉन को पास बुलाते हैं और बोलते हैं कि यॉन मुझे तुमसे एक बात करनी है, तुम्हें जो चाहिए था, मैं उस स्प्रिंग कॉन्सर्ट में पार्टिसिपेट करने वाला हूँ तो मैं हाफ बुक में जाऊंगा। ये सुन के यॉन बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है, बट यहाँ पे शीबाई एक और चीज ऑफर करते हैं कि मैं वहाँ पे जाऊंगा अगर सिर्फ
सिर्फ तुम और मैं उस कंपटीशन में गए तो मैं किसी और को नहीं लेके जाना चाहता। ये सुन के यॉन थोड़ी सी घबरा जाती है और बोलती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हम दोनों यंग हैं और आपकी शादी में इस चीज को लेके रुकावट आ सकता है। बट शिवाई उसे ये याद दिलाता है कि यॉन तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि जब मैं स्ट्रांग बन जाऊंगा तब हम दोनों मार्केट जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे और बहुत सारी शॉपिंग करेंगे। क्या तुम वो प्रॉमिस भूल गई? यॉन को सब कुछ याद था बट वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। बट यहाँ पे शिवाई थोड़ा मेंटली खेल जाते हैं और बोलते हैं कि यॉन तो बस लायर है, उसे कुछ वादा पूरा करना आता ही नहीं है। ये सुन के यॉन थोड़ी सी शॉक तो हो जाती है बट एटलीस्ट मान जाती है। दूसरी तरफ हमें एक और कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि प्रिंस ब्लड नाम से मशहूर था, एक दूसरा क्लैन का बंदा जो कि बस असैसिनेट ही करता है, लोगों को मारता है और इसके पीछे भी एक बड़ा राज है। हमें स्टोरी में आगे जाके ये पता चलने वाला है। नेक्स्ट मॉर्निंग शिबाई और यॉन दोनों कंपटीशन के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पे शिबाई के पापा बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे थे बट शिबाई ये बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे आशीर्वाद की और कॉन्ग्रेचुलेशन की कोई जरूरत नहीं है, अपने पास ही रखो। ये बोल के दोनों उस घर से बाहर निकल जाते हैं। बट यहाँ पे शिबाई के पापा को बहुत ज्यादा इंसल्ट फील हो रहा था ये देख के कि शिबाई उस नौकर के साथ कितना ज्यादा खुश है। बट यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि शिबाई के पापा पूरा फुल प्रूफ प्लान करके रखे थे कि कैसे यॉन को इस कॉन्सर्ट के दौरान ही मार देना है चाहिए। शिबाई और यॉन अब ट्रेवल करते हैं डिवाइन बीस्ट के ऊपर, जो कि डिवाइन बीस्ट उन्हें हाबुक तक स्प्रिंग कॉन्सर्ट में लेके जाने वाले थे और यहाँ पे ये लोग दूसरे रास्ते से जा रहे थे। डिवाइन बीस्ट का ये कहना था कि अगर वो लोग दूसरे रास्ते से जाएंगे जो कि शॉर्ट है और जंगल के बीच से है तो इन लोगों को कोई नहीं देख पाएगा और ये लोग आराम से उस जंगल से निकल भी जाएंगे। और जैसे कि उन लोगों के साथ डिवाइन बीस्ट है तो बाकी के जो दूसरे जानवर है इनके ऊपर हमला नहीं करने वाले हैं। ये सुन के यॉन बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और डिवाइन बीस्ट और भी कोशिश करता है कि यॉन को इम्प्रेस करे। और इसी दौरान यहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है। डिवाइन बीस्ट उन्हें एक केव के अंदर लेके जाते हैं जो कि पूरी तरीके से सेफ था और यहाँ पे जैसे ही यॉन अंदर जाती है उसे दिखता है कि कुछ लोग शायद पहले ही यहाँ पे आराम करके यहाँ से जा चुके थे बट उन लोगों ने कुछ लकड़ियां भी पीछे छोड़ के गए थे, जो लकड़ियां यॉन उठा लेती है और बोलती है कि हमें यहाँ पे थोड़ा आग भी जला लेना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे आग जलाया जाता है। बाहर बारिश हो रही थी तो अंदर अच्छी खासी गर्मी थी और यॉन अपना ऊपर वाला जैकेट खोल देती है। ये देख के शिवा बहुत ज्यादा शाय फील करते हैं। यॉन उससे भी बोलते हैं कि तुम्हारा भी जैकेट खोल दो क्योंकि ये जैकेट भीग गया होगा और तुम्हें कॉन्सर्ट से पहले ही फीवर आ जाएगा। शिवा यहाँ पे बहुत ज्यादा शाय फील कर रहे थे और उसे ऐसा लग रहा था कि यॉन कुछ अलग सी ही लग रही है आज उसे और वो ये सब फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए ये दोनों ना दूर दूर बैठते हैं। बट यॉन उसे ऑफर करती है कि आ जाओ, डिवाइन बेस्ट बहुत ज्यादा गर्म है तो तुम्हें यहाँ पे सो के अच्छा लगेगा। बट शिवा इस चीज को नहीं मानते हैं क्योंकि उसे नहीं पता था अगर वो यॉन के पास जाएगा तो वो क्या ही कर लेगा। बट यॉन उसे जबरदस्ती करने की पूरी कोशिश करते हैं कि आप यहाँ से चलो और डिवाइन बीस्ट के साथ रहो वरना आपको ठंड लग जाएगी। और इसी दौरान शीबाई यॉन के ऊपर गिर जाते हैं। अब यॉन देखती है कि शीबाई थोड़े अलग ही मूड में है। शीबाई कंटिन्यूअसली बस यॉन को ही देखे जा रहे थे। अब इतने दिनों बाद यॉन को ये एहसास हुआ कि शीबाई अब सच में बड़े हो चुके हैं और वो अब एक मैन की तरह दिख रहे हैं, बच्चे की तरह नहीं। यहाँ पे शीबाई खुद को कंट्रोल करते हैं और यॉन से दूर चले जाते हैं और बोलते हैं कि मैं दूर ही बैठूंगा, मुझे परेशान मत करो, तुम जाके डिवाइन बीस्ट के साथ बैठो। अब यॉन को ये समझ नहीं आ रहा था कि शीबाई लाल पीले क्यों हो रहे थे। अब शीबाई ये सोचते हैं कि मुझे नहीं पता, मुझे एक अलग सी फीलिंग हो रही है, मुझे इसे कंट्रोल करना ही पड़ेगा। और शीबाई बहुत ज्यादा ब्लश कर रहे थे। इस टाइम पे बारिश खत्म हो जाती है और ये लोग ऑलमोस्ट हाबुक के आसपास पहुंच गए थे। यहाँ पे डिवाइन बीस्ट यॉन को ये सिखा रहे थे कि तुम्हारा वर्बल कमांड कैसे काम करता है। उसी दौरान शीबाई और डिवाइन बीस्ट को एक दूसरी एनर्जी फील होता है। डिवाइन बीस्ट अपने कैट फॉर्म में आ जाते हैं और शीबाई बोलते हैं कि जहाँ कहीं भी तुम छुपे हुए हो बाहर आओ जल्दी से। तो यहाँ पे बाहर कौन आता है? प्रिंस ब्लड। पता नहीं क्यों पर प्रिंस ब्लड को डेनमार्क फैमिली से थोड़ा प्रॉब्लम था और जैसे ही ब्लड प्रिंस को ये पता चलता है कि सामने वाला इंसान शीबाई डेनमार्क है वो तुरंत हमला करने लग जाता है। शीबाई जैसे
जैसे ही हमला करने की कोशिश करता है, ब्लड प्रिंस उसे एक कमान के साथ वहीं पे रोक लेते हैं। यहाँ पे डिवाइन बेस्ट यॉन को ये बताते हैं कि देखो, दो तरह के कमांड काम करते हैं, एक होता है वर्बल कमांड और एक होता है ब्रेन वॉशिंग। ये इंसान जो यूज कर रहा है ये ब्रेन वॉशिंग है और तुम्हारे पास वर्बल कमांड है, तो तुम शी-बाई को आजाद कर सकती हो। बस तुम्हें अपने पावर पे यकीन करना है और उसे कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा जल्द से जल्द। ब्लड प्रिंस कंटिन्यूअसली शी-बाई को पोक करते हैं और जैसे ही उसके ऊपर हमला करने जाते हैं, यॉन पहले तो शॉक हो जाती है, बट उसके बाद यॉन अपना पावर यूज करके ये बोलती है कि शी-बाई आप हार नहीं मान सकते, आपको फाइट करना ही पड़ेगा। और इसी दौरान वो ब्रेन वॉशिंग वाला पार्ट टूट जाता है और शी-बाई तुरंत उसके ऊपर हमला कर देते हैं और ब्लड प्रिंस को चोट भी लगती है। अब ब्लड प्रिंस यॉन के ऊपर थोड़ा इंटरेस्टेड हो जाते हैं और यॉन को पूछते हैं कि मुझे नहीं पता था कि वर्बल कमांड जैसा हाईली चीज एक सर्वेंट के पास भी हो सकता है। शी-बाई बीच में आ जाते हैं और बोलते हैं कि यॉन की ओर देखना भी नहीं, वो बस मेरी है। बट ब्लड प्रिंस यहाँ पे पीछे हो जाते हैं और बोलते हैं कि चलो, तुम लोगों को मैंने ढूंढ तो लिया, अब हम दोनों की फाइट फिर से होगी, बट अभी नहीं। ये बोल के ब्लड प्रिंस वहाँ से चले जाते हैं और जैसे ही सिचुएशन थोड़ा सा कंट्रोल में आता है, शी-बाई यॉन को हक कर लेते हैं और ऑलमोस्ट रोना स्टार्ट कर देते हैं कि आज तो हम दोनों की जान जाते जाते बच गई। इसी दौरान शी-बाई यॉन के हेड पे किस करते हैं और उसकी ओर बढ़ने लग जाते हैं। शी-बाई का ये कहना था कि अब उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है, उसने बहुत कोशिश की है कल रात से। बट इन दोनों के बीच में डिवाइन बीस्ट कांटा बन जाते हैं और बोलते हैं कि हमें जल्द से जल्द हाबुक पहुंचना होगा, तो तुम दोनों पता नहीं यहाँ पे क्या कर रहे हो। अब यॉन को भी एहसास हो जाता है कि अब तक जो होना नहीं चाहिए था वही हो रहा था, इसलिए यॉन सारा सामान समेट लेती है ताकि वो फिर से अपना जर्नी कर सके। यहाँ पे शी-बाई उसके हाथ से वो बोझा उठा लेते हैं और बोलते हैं कि चलो, मैं इसको कैरी करता हूँ। यहाँ पे यॉन का दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि क्या शी-बाई उसे अभी जस्ट किस करने की कोशिश कर रहा था। अब ये तीनों फाइनली उस हाबुक में पहुंच जाते हैं जहाँ पे यॉन ये बोलती है कि मैंने ऐसा नजारा कभी नहीं देखा था, जो कि बहुत खूबसूरत था। अब शी-बाई उसे ये बोलते हैं कि यॉन, तुम थोड़ी देर यहाँ पे रुको, मैं कॉन्सर्ट के लिए रजिस्टर करके आता हूँ। शी-बाई जाने से पहले यॉन को ये बोलते हैं कि यॉन, अब मैं डेनमार्क के अंदर नहीं हूँ, तो तुम मुझे यंग मास्टर बिल्कुल मत बोलो, तुम मुझे कोई दूसरे नाम से बुलाओ। जहाँ पे यॉन उसे बोलती है कि ठीक है, अब से मैं तुम्हें बीबी करके पुकारूंगा, क्या तुम्हें ये चलेगा। शी-बाई को उसका निकनेम बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो बस इतना बोलते हैं कि यॉन, तुम थोड़ा सा वेट करो, मैं अभी जाके अभी आया। अब यॉन जैसे ही थोड़ा मार्केट घूमने के बारे में सोचती है, उसे दिखता है कि कुछ लोग शी-बाई को लेके बुरा भला बोल रहे थे, जो कि यॉन को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। तो वो जाके उन लोगों के पास प्रोटेस्ट करती है कि तुम्हें ऐसी गलत गलत बातें नहीं बोलनी चाहिए, जबकि तुम्हें सच के बारे में कुछ पता नहीं है। बट वो इंसान यॉन से परे थे, तो वो लोग यॉन पे हमला कर देते हैं और इसी दौरान शी-बाई आ जाता है वहाँ पे और ये बोलते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी यॉन के ऊपर तुमने हाथ उठाया। यॉन के ऊपर हमला होता हुआ देख के शी-बाई बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वहाँ पे जो भी इंसान खड़े थे वो बस ये सोचते हैं कि ये छोटा सा बच्चा क्या ही कर लेगा। ये लोग और भी ज्यादा गलत बोलने लग जाते हैं शी-बाई को लेके। अब शी-बाई बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और अपना पावर को थोड़ा सा दिखाते हैं, जिससे ये सारे बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। अब शी-बाई यॉन के पास आके पहले ये पूछते हैं कि क्या इन लोगों ने तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट किया है, अगर बताओ, हर्ट किया है तो मैं इन लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। बट यॉन उसे ये बोलती है कि ये लोग तुम्हारे बारे में गलत शलत बोल रहे थे, इसलिए मैंने स्टैंड लिया और जैसे ही मैंने ऐसा किया, ये लोग मेरे ऊपर हमला कर दिए। शी-बाई ये सुन के बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि यॉन ने उसकी साइड लिया हुआ था। अब ये दोनों यॉन की वाइबल कमांड के बारे में बात कर रहे थे, जो कि पीछे से ब्लड प्रिंस सुन लेते हैं। अब ब्लड प्रिंस को बस ये समझ आता है कि कैसे उसका ब्रेन वॉशिंग कैसे शी-बाई के ऊपर टूट गया था। बट ब्लड प्रिंस यहाँ पे उन लोगों के पास जाते हैं जो कि यॉन को भी परेशान कर रहे थे। खामोखा ब्लड प्रिंस आके इन लोगों से पंगा लेते हैं और इन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मारते भी हैं। अब जैसे कि ब्लड प्रिंस यॉन के ऊपर थोड़ा सा इंटरेस्ट ले चुका था, तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते कि कोई भी आके यॉन को कुछ भी बोल के चला जाएगा। दूसरी तरफ हमें यॉन और शी-बाई को दिखाया जाता है जो कि शॉपिंग कर रहे थे। यहाँ पे यॉन इतनी ज्यादा खूबसूरत
रख रही थी कि शीबाई बस देखते ही रह गए और सबसे पहला वर्ड ये बोला कि हम लोग ये कपड़े खरीद रहे हैं। अब योन शीबाई से ये पूछती है कि ये बहुत ज्यादा महंगा कपड़ा है और तुमने तो बताया भी नहीं कि मैं अच्छी लग रही भी नहीं, सीधा बाय कैसे कर लिया फिर? तो शीबाई से ये बोलते हैं कि योन तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो कि मेरे मुंह से वर्ड ही नहीं निकला कि तुम कितनी ज्यादा खूबसूरत हो। अब जैसे कि इन दोनों ने बचपन में एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि ये लोग मार्केट जाएंगे, कपड़े खरीदेंगे, खाना खाएंगे, चीजें खरीदेंगे और बहुत सारी मस्ती करेंगे, और वो लोग ऐसे ही कर रहे थे। पूरा दिन इन दोनों ने बहुत सारी मस्ती करी और इस चीज से यॉन भी बहुत ज्यादा हैप्पी थी। बट यहाँ पे जैसे ही यॉन उसे यंग मास्टर बोलती है, शिवाई बोलते हैं कि यार मैंने तुम्हें मना किया था ना, यंग मास्टर मत बोलो, मुझे बीबी करके बुलाओ, जो कि तुमने ही मुझे नाम दिया है। अब यॉन हक्का बक्का हो जाती है और बोलती है कि हाँ हाँ वो तो मैं पता नहीं आदत नहीं है ना तो निकल गया, माफ करना मुझे। शिवा यहाँ पे बहुत ज्यादा हैप्पी थे और बोल रहे थे कोई बात नहीं, तुम थोड़ा सा टाइम ले लो, बट हम दोनों अभी फिलहाल के लिए एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। दूसरी तरफ डिवाइन बीस्ट बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे थे क्योंकि डिवाइन बीस्ट को अकेला छोड़ के ये दोनों बाहर घूमने चले गए थे और डिवाइन बीस्ट को भूख लगी थी बहुत ज्यादा। तो ये लोग एक अच्छा सा अपार्टमेंट देखते हैं जहाँ पे ये दो डिवाइन बीस्ट के साथ रहते हैं क्योंकि बहुत सारी जगह पे पेट्स अलाउ नहीं था। अब ये दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं गुड नाइट बोल के। डिवाइन बीस्ट यॉन से ये पूछते हैं कि तुम दोनों ने आज बहुत सारी मस्ती करी, क्या क्या किया तुम दोनों ने, मुझे यहाँ पे बंद रख के। अब यॉन भी सब कुछ खुल के बता रही थी कि हम दोनों ने क्या क्या किया, घूमा फिरा, चीजें खरीदी, और यॉन के दिमाग में बस ये चल रहा था कि शिवाई कितना ज्यादा हैंडसम हो चुका है, तो वो उसका फेस भूल ही नहीं पा रही थी। अब यॉन को लग रहा था कि क्या शिवाई उससे प्यार करता है, क्योंकि अगर कोई ऐसा उसे उस नजरों से देखता है तो इसका मतलब प्यार ही होता है ना। और पता नहीं क्यों यॉन को ऐसा लग रहा था कि उसका हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। स्टोरी में हमें आगे दिखाया जाता है कि एक वीक हो चुका है और कंटिन्यूअसली शिवाई एक के बाद एक कंपटीशन जीतते जा रहे थे, और वो भी कम मेहनत के साथ। यहाँ पे शिवाई अपना पूरा स्किल दिखाते हैं और हर कोई शिवाई के फैन बन चुके थे, चाहे वो लड़का हो या लड़की, हर कोई शिवाई की तारीफ कर रहे थे। अब यहाँ पे डिवाइन बीस्ट को बहुत ज्यादा बोर हो जाता है कि यार मैं बोर हो चुका हूँ, चलो कहीं दूसरी जगह पे चलते हैं। तो यॉन कॉन्सर्ट की भीड़ में से बाहर निकल आती है और कहीं दूर जाने की कोशिश करती है, और इसी टाइम यॉन को पीछे से किसी का आवाज सुनाई देता है, और ये लोग कोई और नहीं शिवाई के पापा इन लोगों को भेजे थे यॉन को मारने के लिए। और जैसे ही ये लोग यॉन के ऊपर हमला करने जाते हैं, पीछे से एक इंसान आके बोलते हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एक छोटी सी बच्ची के ऊपर ऐसे हमला कर रहे हो, क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है कि ऐसी बच्ची के ऊपर हमला नहीं करते। और वो इंसान खुद ही एक फैन से हमला कर देते हैं, जो कि एक हमले के बाद ही हर कोई वहाँ पे ढेर हो जाता है। अब यॉन इससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है कि एक फैन के जरिए भी ऐसे मारा जा सकता है, उसे कोई आइडिया भी नहीं था। यॉन उसको बहुत ज्यादा थैंक यू बोलती है और बोलती है कि अगर आपको कुछ भी जरूरत हो तो आप मुझे बताना, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी क्योंकि आपने मेरी जान बचाई है। अब उस इंसान को यॉन की ओर देख के ऐसा लगता है एक टाइम के लिए कि वो उसकी बेटी को ही देख रहे हैं। उसकी बेटी भी उसकी जैसी ही थी और लास्ट टाइम उसकी बेटी को उसने तब देखा था जब वो प्रेग्नेंट थी, उसके बाद से उसकी बेटी मिली ही नहीं। और अगर उसकी बेटी और उसका बच्चा जिंदा होता तो शायद यॉन की एज का ही होता, तो शायद इसलिए उस इंसान ने यॉन को बचाया। अब वो इंसान यॉन से ये पूछते हैं कि तुम किस घर से हो, तुम्हारा पेरेंट्स कहाँ है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के पास छोड़ के आता हूँ। तो यॉन बोलते हैं कि अरे मेरा कोई पेरेंट्स नहीं है, मैं एक अनाथ बच्ची हूँ। ये सुन के वो इंसान यॉन से माफी तो मांगते हैं, बट यॉन इसे बोलती है कि मैं एक सर्वेंट हूँ जो कि डेनमार्क क्लैन के लिए काम करती है, और मैं ये बोल सकती हूँ कि वही मेरी फैमिली है फिलहाल के लिए, जो कि मेरी देखभाल भी करते हैं बहुत अच्छे से। ये सुन के उस इंसान को ऐसा लगा कि डेनमार्क रेसिडेंट, वहीं पे तो मेरी बच्ची और मेरा दामाद गया था, उसके बाद से ये दोनों गायब हो गए थे, तो क्या सच में यॉन, ये बोल के वो इंसान थम जाता है और यॉन से ये पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो यॉन यहाँ पे थोड़ी समझदार बनने की कोशिश करती है और बोलती है कि मैं स्ट्रेंजर को अपना नाम नहीं बताती, बट आपने मेरी जान बचाई है इसलिए मैं आपको अपना नाम जरूर बोलूंगी, मेरा नाम यॉन है। और यॉन
का मतलब होता है सॉफ्ट। ये सुन के उस इंसान को भी ये याद आ जाता है कि जब उसकी बेटी प्रेग्नेंट थी उसने भी ऐसे ही बोला था। अब ये दोनों इस कंपटीशन में फिर से आ जाते हैं जहाँ पे यॉन पूछती है कि आप किस घर को सपोर्ट कर रहे हो, तो वो इंसान बोलता है कि जो फाइनल में दूसरा ओपोनेंट है वही मेरा ग्रैंडसन है और मैं उसी को सपोर्ट कर रही हूँ। मेरे ग्रैंडसन को जीगल क्लैन का नाम रोशन करना था, इसलिए उसने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा। ये सुन के यॉन बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है कि जीगल क्लैन तो बहुत ज्यादा फेमस है मार्शल आर्ट को लेके। अब वो इंसान यॉन से ये पूछती है कि क्या तुम शी-बाई डेनमार्क को पसंद करती हो यॉन? ये सुन के यॉन बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और बोलती कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं यंग मास्टर को कैसे पसंद कर सकती हूँ, मैं तो बस उनके सर्वेंट हूँ। बट वो इंसान यॉन को देख के ये बोलता है कि तुम ये बात मानो या ना मानो, तुम्हारे फेस पे ये पता चल जाता है कि तुम तुम्हारे यंग मास्टर को कितना ज्यादा पसंद करती हो। ये सुन के यॉन ये बोलती है कि मेरे जैसे सर्वेंट को यंग मास्टर का पसंद होना सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बस एक मामूली सर्वेंट हूँ और मेरे यंग मास्टर मुझसे भी अच्छी लड़की डिजर्व करते हैं। बट वो इंसान ये बोलता है कि तुम्हें अपने ऊपर फेथ रखना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा दिल इतना अच्छा है तो मुझे लगता है कि तुम्हारे मास्टर भी तुम्हें पसंद करते होंगे। अब इन दोनों की बातों के बीच में दिखाया जाता है कि शी-बाई डेनमार्क कंपटीशन जीत चुके हैं। अब वो इंसान यॉन को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं और बोलते हैं कि चलो हम फिर वापस से मिलेंगे। अब यॉन उस इंसान को रिस्पेक्ट करके गुड बाय बोलती है और वहाँ से चली जाती है। बट जैसे ही यॉन शी-बाई के पास पहुँचती है वो देखती है कि शी-बाई के पास ऑलरेडी उसके पापा मौजूद है और वो बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे थे सबके सामने। शी-बाई कंपटीशन जीत चुके थे, इसलिए उसके पापा बहुत बड़ा सेलिब्रेशन रखते हैं कि हमारे क्लैन के बच्चे ने इतना बड़ा कंपटीशन जीता है। और इसी के दौरान शी-बाई बहुत ज्यादा बिजी थे दूसरे मेंबर को अटेंड करने में और यहाँ पे यॉन अकेली थी डिवाइन बीस्ट के साथ। इसी दौरान डिवाइन बीस्ट इसलिए गुस्सा कर रहे थे कि शी-बाई के पापा ने पहले तो असैसिनेट भेजा और दूसरी तरफ चाय में जहर मिला के दिया ताकि यॉन मर जाए जितनी जल्दी हो सके। यॉन बहुत ज्यादा सैड थे क्योंकि यॉन बस शी-बाई को हंसता हुआ और एक अच्छी जिंदगी जीता हुआ ही देखना चाहती थी। अब दिन से रात हो जाती है बट इन लोगों का सेलिब्रेशन खत्म ही नहीं हो रहा था और इस चीज से यॉन बहुत सैड थी क्योंकि वो शी-बाई से बात ही नहीं कर पा रहे थे। और इसी दौरान यॉन के सामने शी-बाई के पापा आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम अभी तक यहाँ से नहीं गई। शी-बाई के पापा यॉन को बहुत अच्छी तरीके से धमकाते हैं कि ये तुम्हारा फाइनल वार्निंग है, अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो तुम अपना जान खो दोगी, तो ये चीज याद रखना और जल्द से जल्द आज की रात ही अभी यहाँ से चली जाओ। ये सुन के यॉन को ऐसा लगता है कि अब वो कहाँ जाएगी, वो बस एक मामूली सा सर्वेंट ही तो है। बट उसने जो सोचा था उसने वो किया, शी-बाई को ताकतवर बनाया और उसे उस कर्ज से बचाने का रास्ता भी खोज के दिया। जिगल क्लैन का हेड ये सारी बात सुन लेता है और उसे बहुत ज्यादा सिंपैथी फील होता है, तो वो यॉन के पास आके ये बोलते हैं कि यॉन तुम जितनी देर इस क्लैन के अंदर रहोगे उतना ही तुम्हारा जान का खतरा बढ़ता रहेगा, तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती मेरे घर पे रहने के लिए। यॉन ये सुन के ये बोलती है कि मैं बहुत अच्छी सर्वेंट हूँ, मैं सारे काम कर सकती हूँ, बस मुझे थोड़ा सा खाना और रहने के लिए जगह चाहिए। वो इंसान ये बोलते हैं कि तुम्हें जगह नहीं मिलेगा, तुम मेरे साथ मेरी स्टूडेंट बन के वहाँ पे जाओगी, तुम मार्शल आर्ट सीखोगी और बाकी की सारी एजुकेशन भी जो कि जरूरी है, और मुझे पता है ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, तो फिलहाल के लिए तुम मेरे साथ मेरे घर पे चलो और मेरे जिगल क्लैन को ज्वाइन करो मेरी स्टूडेंट बन के। अब यॉन को ऐसा लगता है कि अगर वो ताकतवर हो जाएगी तो एक दिन वो शी-बाई के पास खड़ी रह सकती है, उसे प्रोटेक्ट कर सकती है और खुद को भी प्रोटेक्ट कर सकती है, इसलिए शी-बाई की खातिर वो ये बात मान जाती है। यॉन जाने से पहले शी-बाई को गुड बाय करना चाहते थे, उसे पता था कि अगर शी-बाई को उसने डायरेक्टली बोला तो शी-बाई उसे जाने नहीं देंगे, इसलिए ये बात बोलने के लिए यॉन डिवाइन बीस्ट से हेल्प मांगती है कि तुम जाके शी-बाई को बताओ कि शी-बाई के पापा कंटिन्यूअसली मर्डर प्लान कर रहे हैं यॉन को लेके, इसलिए यॉन अभी फिलहाल के लिए कहीं दूर रहने जा रही है और एक टाइम बाद वो वापस आ जाएगी। डिवाइन बीस्ट पहले गुस्सा तो करते हैं बट मान जाते हैं और डिवाइन बीस्ट शी-बाई के पास चले जाते हैं यही चीज बोलने के लिए। दूसरी ओर शी-बाई
बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि जब वो बहुत कमजोर था तब उसने किसी ने प्यार नहीं किया और जैसे ही वो अभी ताकतवर बन चुका है वो सबका प्यार का मेन सेंटर बन चुका था और ये चीज उसे इरिटेट कर रहा था। उसे बस ऐसा लग रहा था कि बस यॉन ही है जो उसके पास खड़ी रह सकती है। इसी दौरान डिवाइन बीस्ट उसके सामने अपीयर होता है और उसे वो सारी बातें बोलता है जो कि यॉन ने उसे बोलने को बोली थी। शिवा बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और ये बोलते हैं कि वो यॉन को कहीं जाने नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। बट डिवाइन बीस्ट उसे याद दिलाते हैं कि तुम इमोशनल मत बनो, अगर वो यहाँ पे रही तो तुम्हारे पापा उसे मार देंगे और उन्होंने बहुत बार कोशिश की है यॉन की जान लेने की जब तुम कंपटीशन में बिजी थे। तो अब सीबाई बोलते हैं कि क्या अभी यॉन ठीक है, क्या उसे कोई चोट तो नहीं लगी ना। तो डिवाइन बीस्ट ये बोलते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैंने यॉन को प्रोटेक्ट किया है और आज के बाद से उसे कोई और भी प्रोटेक्ट करेगा, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें यॉन के साथ रहना है तो तुम खुद ताकतवर बनो ताकि यॉन तुम्हारे साथ सेफ रह सके। ये सुन के शीबाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो डायरेक्टली उसके पापा के रूम में चले आते हैं। शीबाई उसके पापा को धमकाते हैं कि क्या तुमने यॉन को मारने की कोशिश करी है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने कंपटीशन का सारा क्रेडिट ले लिया, मैंने कुछ बोला नहीं, पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे यॉन को टच करने की भी। शीबाई के पापा पूरी तरीके से सब कुछ ये जताने की कोशिश करते हैं कि वो निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया। बट शीबाई को ऐसा लगता है कि अगर उसने उसके पापा का खून कर दिया तो शायद यॉन उसे कभी पसंद नहीं करेगी। शीबाई को ऐसा लग रहा था कि सारी गलती उसकी ही है क्योंकि जब तक वो हावुक में था तब तक उसे बस यॉन की फिक्र करनी चाहिए थी, बट वो बहक गया और कंपटीशन पे ज्यादा फोकस करने लग गया। इसकी वजह से आज यॉन उसके साथ नहीं है। इसलिए शीबाई अब ये ठान लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो वापस से यॉन का ट्रस्ट और उसका साथ वो हासिल कर ही लेंगे और उसे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, इस घर का मालिक बनना पड़ेगा ताकि वो यॉन के साथ खुशी खुशी रह सके। दूसरी तरफ हमें यॉन और उस डिवाइन बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि वहां से जाने के लिए रेडी हो चुके थे। जिगल गैंग का हेड ये पूछता है कि क्या तुम्हारे पास बस ये कैटी है और कुछ सामान नहीं है। तो यॉन बोलती कि नहीं, मैं तो एक मामूली सी सर्वेंट हूँ, मेरे पास क्या ही होगा, बस यही चीज है मेरे पास। इसके बाद उस जिगल क्लैन का मेंबर उसे अपने घर पे लेके जाते हैं जहाँ पे हर कोई शॉक था कि इतने टाइम से आप कहाँ पे थे और आपके पीछे जो लड़की है वो कौन है। तो वो जिगल क्लैन का हेड बस ये बोलता है कि ये यॉन है और आज से ये मेरी न्यू स्टूडेंट है और अब से ये हमारे साथ ही रहने वाली है। बाकी सब थोड़ा बहुत विवाद तो करते हैं बट वो हेड सबको संभाल लेते हैं और सबको यॉन बहुत ज्यादा पसंद भी आती है, इसलिए सब लोग यॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे एक और लड़की थी जो ऑलमोस्ट यॉन की एज की ही थी और वो कहीं ना कहीं यॉन की तरह ही दिखते थे। उस घर की लड़की और उसका एक बड़ा बेटा भी था जो कि यॉन के साथ स्टार्टिंग से ही घुल मिल गया था। अब यॉन बस इतना सोचती है कि यही मेरी नेक्स्ट फैमिली है और इसके साथ रह के मैं एजुकेशन और बेसिक चीजें सीख लूंगा। तो जब मैं शिवाई के पास वापस जाऊंगा तब शायद मैं शिवाई के पास खड़े रहने की लायक बन पाऊंगी। स्टोरी के आगे हमें दिखाया जाता है कि टाइम ऐसे ही बढ़ता रहता है। यॉन उस जिगल क्लैन के अंदर अच्छे से घुल मिल जाती है, वहाँ की एजुकेशन या फिर मार्शल आर्ट जो भी कुछ बोलो वो ध्यान से सीखते रहते हैं। जिगल क्लैन का जो हेड मेंबर था वही बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से यॉन को एजुकेशन की शिक्षा देते थे। यॉन का मोटिवेशन बस एक ही था कि उसे शिबाई के लायक बनना है, इसलिए वो हमेशा से पढ़ाई लिखाई में भी और बाकी के काम काज में भी बहुत ही ज्यादा अच्छे से परफॉर्मेंस करती थी ताकि उसे आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। टाइम बीतता रहता है और यॉन अब 18 साल की हो चुकी है। यहाँ पे जिगल क्लैन के जो हेड थे वो उसे वर्ड के ऊपर कुछ एजुकेशन दे रहे थे और यॉन भी इस चीज को बहुत ध्यान से सुन रही थी क्योंकि उसके पास एक वर्बल कमांड नाम का पावर था। क्लास खत्म करते करते यॉन बहुत ज्यादा थक चुकी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि सबसे ज्यादा मुश्किल क्लास तब होता है जब वो जिगल क्लैन के हेड मेंबर के पास जाके एजुकेशन लेती है। डिवाइन बीस्ट उसे बहुत ज्यादा मोटिवेट करने की कोशिश करता है बट यॉन बोलती है कि तुम्हारे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट यॉन के दिमाग में बस एक चीज चल रहा था कि अब शिबाई भी बड़े हो चुके होंगे तो वो कैसे दिखते होंगे या फिर वो क्या कर रहे होंगे, क्या वो ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन उसके दिमाग में चल
कर रहा था, बट उसी टाइम उसे एक शोरगुल सुनाई देता है और जैसे ही वो वहां पे पहुंचती है, वो देखती है कि उसकी बहन जिसका नाम जीहो है, वो अपने शादी के लिए ऑलमोस्ट कपड़े रेडी कर रही होती है। यॉन इस बात से बहुत ज्यादा खुश थी कि उसकी शादी हो रही है। जीहो और यॉन ये दोनों एक दूसरे की बहुत अच्छी सिस्टर बन चुके थे। यहाँ पे यॉन रोने लग जाती है कि जीहो की शादी होने वाली है, मेरी बच्ची की शादी हो जाएगी, मैं क्या करूंगी अकेले अकेले, क्योंकि इतने सालों से जीहो यॉन का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हुई आई है, तो इन दोनों में अटैचमेंट भी बहुत ज्यादा था। इस शादी में सबको इनवाइट किया गया था, इसलिए यॉन बस ये सोच रही थी कि क्या शिवाई भी इस शादी में अटेंड करेंगे। अगर वो इस शादी में अटेंड करते हैं तो क्या वो मुझे पहचान पाएंगे। मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। और उसी टाइम वो उसके भाई के साथ एक लड़की को देखती है और ये लड़की ना बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। यॉन जाके उससे बात करने की कोशिश करती है और उस लड़की को ग्रीट भी करती है। यहाँ पे वो लड़की ये बोलती है कि उसका नाम रियो है और ये सुन के यॉन को ये याद आता है कि रियो नाम की ये लड़की जो भी थी, ये इसी स्टोरी की मेन प्रोटैगनिस्ट है और रियो सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की भी थी। रियो एक गेस्ट की तरह उन लोगों के घर आई थी, इसलिए यॉन उसे एक लग्जरी कमरा दिखाती है, जो कमरा देख के रियो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पे यॉन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि स्टोरी सच में बदल चुकी है। रियो मेन प्रोटैगनिस्ट थी, उसका काम था कि वो अभी चैन डेनमार्क के साथ होगी, बट वो यहाँ पे क्या कर रही है और स्टोरी में क्या ही बदल गया है जो उसे नहीं पता। दूसरी तरफ हमें रियो को दिखाया जाता है जो कि सीक्रेटली कुछ मैसेज किसी को भेज रही थी। अब वो दिन आ जाता है जब शादी का टाइम होता है। यहाँ पे यॉन बहुत ज्यादा रो रही थी क्योंकि उसकी बहन की शादी हो रही थी। इससे डिवाइन बीस्ट उसे बहुत कुछ बोलने की कोशिश करती है, बट यॉन सुनती नहीं है। तो डिवाइन बीस्ट ये बोलते हैं कि मान लो अगर तुम्हारे सामने सीबाई आ गए तो तुम ऐसे ही रोती रहोगी क्या? तो तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती बस? तो यॉन को लगता है कि अरे हाँ, सभी गेस्ट तो आ चुके हैं, तो शायद शिबाई भी आए होंगे, इसलिए वो हर जगह शिबाई को ढूंढने की कोशिश करती है, बट उसे मिलता तो कोई नहीं है। बट शिबाई के पापा जरूर दिख जाते हैं। रियान पहले छुप जाती है और जल्दी से वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि उसे पसंद नहीं था कि शिबाई के पापा उसे देखे। बट अनफॉर्चुनेटली शिबाई के पापा उसे देख लेते हैं और वो एक नौकर से यॉन के बारे में भी पूछते हैं। यहाँ पे वो नौकर बस ये बोलते हैं कि बहुत साल पहले चिकन क्लैन के हेड मेंबर ने एक लड़की को अडॉप्ट किया था, उसी का नाम यॉन है। अब ये सब कुछ सुन के शिबाई के पापा के दिमाग में बहुत कुछ आइडिया चल रहा था, एंड आई गेस ये सब कुछ रॉन्ग ही होने वाला है। वेडिंग ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। यहाँ पे यॉन बहुत ज्यादा सैड इसलिए थी क्योंकि वो शिबाई को अब तक नहीं देख पाई है और उसे ऐसा लगा था कि शिबाई के पापा कुछ सीन क्रिएट करेंगे, बट ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ पे डिवाइन बीस्ट को कुछ अच्छा सा स्मेल आता है खाने का, तो वो ये पूछते हैं कि वो खाना उसे दे दे, बट यॉन का ये कहना था कि ये खाना रियो के लिए है बस। दूसरी तरफ यॉन देखती है कि रियो बस अपना मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रही है, इसलिए वो जाके रियो से बात करने की कोशिश करती है। रियो भी बहुत ज्यादा अटैच थी यॉन के साथ, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश भी हो जाती है यॉन को देख के। यॉन को अपने लिखी हुई बुक में से रियो के बारे में कुछ चीजें याद आती है, जहाँ पे रियो की शादी एक ऐसे इंसान से करवा दिया जाता है जो कि एक वुमेनाइजर था। रियो ने शादी करने से मना कर दिया, इसलिए उसके फैमिली मेंबर ने उसे टी में जहर मिला के दे दिया ताकि उसे स्लो पॉइजन में डेथ हो सके। बट रियो उस सिचुएशन से सरवाइव कर जाती है और अपना घर छोड़ देती है और उसी माउंटेन पे चली जाती है जहाँ पे चैन डेनमार्क प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अब उसी माउंटेन पे चैन डेनमार्क और रियो की लव स्टोरी शुरू हो जाती है, बट अभी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था। इसी बात पे यॉन थोड़ी सी चिंता में थी कि एक्चुअली में हुआ क्या है। यॉन रियो से ये पूछती है कि शादी तो खत्म हो गया है, तो क्या तुम भी चली जाओगी? रियो बोलती है कि देखो, जाना तो मुझे पड़ेगा, बट फिलहाल के लिए मेरा जाने का मन नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ी दिन रुक जाऊँ तुम्हारे फैमिली के साथ। मुझे अपनी फैमिली के पास जाना ही नहीं है, अगर मैं वहाँ पे जाऊंगी तो मैं उनका कत्ल कर दूंगी। ये सुन के यॉन बहुत ज्यादा शॉक थी और उसे ऐसा लग रहा था कि इतनी मासूम सी लड़की ऐसी कैसी बन गई। बट जाने दो, फिलहाल के लिए जो भी कुछ है वो बहुत ज्यादा सही है। इतने टाइम के बाद रियो को
ये दिखता है कि यौन अपने हाथ में कुछ खाने के लिए लेके आई है, इसलिए वो डायरेक्टली पूछ लेती है क्या मैं ये खा सकती हूँ। तो जैसे ही रियो उस चीज को खाती है उसे वन साइडेड लव हो जाता है उस डिश के साथ, और वो बोलती है कि क्या मैं ये सारी खा सकती हूँ। तो यौन उसे बिना देर किए सब कुछ दे देती है और बोलती है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो मैं तुम्हें वापस से बना दूंगी। इसी टाइम वहाँ पे यौन का भाई आ जाता है और बोलता है कि यौन, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम अभी मेरे साथ वहाँ पे चलो। पर उससे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम चैन डेनमार्क को जानती हो। यौन उसे बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ, बट क्या हो गया है, मैं उनके घर में ही सबसे पहले काम करती थी, तो उन दोनों के बारे में मुझे अच्छे से पता है। अब यौन का भाई बस इतना सोचता है कि शायद इसीलिए इसीलिए ये इंसिडेंट हो रहा है, और सब लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस थे कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। तो यौन का भाई सबके सामने एक बात ओपनली बोलते हैं कि चैन डेनमार्क का जो फादर है डेनमार्क फैमिली से यौन के लिए रिश्ता लाया है चैन डेनमार्क का। ये सुन के यौन बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ हमें चैन डेनमार्क के फादर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा खुश था, और उसके दिमाग में ना बहुत सारे लड्डू फूट हुए थे। उसे ये लग रहा था कि यौन जो उनके घर में एक सर्वेंट की तरह काम कर रही थी, वो जाके एक बहुत ही मशहूर फैमिली के अंदर एडॉप्टेड डॉटर बन चुकी है और एक नोबल लड़की भी बन चुकी है। तो अगर उसकी शादी चैन डेनमार्क से करवा दिया जाए तो शायद डेनमार्क की जो बागडोर है वो फिर से पकड़ सकता है जहाँ से उसके बेटे ने ही उसे निकाल दिया है। अब उस इंसान को ऐसा लग रहा था कि चैन डेनमार्क जो कि उसका बड़ा बेटा है वो कभी भी उसकी बातें अनसुनी नहीं करता है। बट प्रॉब्लम ये है कि शिवाई को पता ना चले कि यौन अभी भी जिंदा है और वो जिगल क्लैन के पास है, तो वो इस चीज को हाइड करने की और रिश्ता पक्का करने की ठान लेते हैं। दूसरी तरफ हमें जिगल क्लैन के हेड को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसे ये शादी बिल्कुल मंजूर नहीं थी, और डेनमार्क क्लैन के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यौन उसी के यहाँ सर्वेंट का काम करती थी। बट इन सारी बातों से डिवाइन बिस्ट को कोई फर्क तो नहीं पड़ता है। बट जीहो के पापा बस इतना बोलते हैं कि हमें अगर कुछ भी करना है तो हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि डेनमार्क फैमिली भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। और उस इंसान को कहीं ना कहीं ये लगता है कि यौन उसकी बहन की तरह दिखती है जो बहुत सालों पहले लापता हो गई थी और अभी तक घर वापस नहीं आई। तो इसी चीज की खातिर वो इंसान भी चाहते हैं कि यौन को वो प्रोटेक्ट करे। वो इंसान सब कुछ जाहिर कर देते हैं कि डेनमार्क फैमिली से शादी का रिश्ता जो यौन के लिए आया है उस चीज में मैं भी सहमति नहीं दे सकता। अब जिगल क्लैन के हेड का ये कहना था कि वो खुद जाके डेनमार्क फैमिली से बात करेंगे, और ये सुन के सभी लोग घबरा जाते हैं। तो उसका बेटा जो कि जीहो का पापा था वो ये समझाते हैं कि आपको फिर से सोच लेना चाहिए कि आप क्या करने वाले हो। बट जिगल क्लैन का जो हेड मेंबर था उसे पता था कि वो क्या कर रहा है, और वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि यौन डेनमार्क फैमिली में वापस जाए, क्योंकि यौन उसकी बेटी की तरह ही दिखती है और उसे ऐसा शक था कि वो उसकी बेटी की ही बेटी है। इसी बीच वहाँ पे रियो आ जाती है और बोलती है कि क्या मैं आप लोगों के साथ ज्वाइन कर सकती हूँ। जिगल क्लैन के हेड मेंबर डायरेक्टली बोल देते हैं कि नहीं, बट यहाँ पे रियो बहुत ज्यादा कोशिश करती है कि उसे भी उसी रास्ते पे जाना है, तो क्या वो भी जा सकती है, क्योंकि यौन उसकी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी है, इसलिए वो कुछ और टाइम यौन के साथ बिताना चाहती है। अब यौन के दिमाग में ये चल रहा था कि माउंटेन में रियो और चैन डेनमार्क तो मिले नहीं, तो इस बार अगर ये लोग डेनमार्क फैमिली के पास जा ही रहे हैं तो शायद इस बार रियो की मुलाकात चैन डेनमार्क से हो जाए और वो एक दूसरे के प्यार में पड़ जाए। इसलिए वो भी उसके ग्रैंडफादर मतलब जिगल क्लैन के हेड मेंबर को बोलती है कि प्लीज प्लीज रियो भी मेरे साथ चले ना, प्लीज हाँ कर दो। और इन दोनों का रिक्वेस्ट देख के वो बेचारा मान ही जाता है, और यहीं से यौन का दूसरा प्लान शुरू होता है कि उसे शिबाई से मिलना है और रियो को चैन डेनमार्क से मिलवाना है। यौन अपने हर एक सफर में बस ये सोच रही थी कि क्या शिबाई उसे देख के गुस्सा करेंगे या फिर उसे चले जाने को बोलेंगे, क्योंकि अब यौन लायक बन चुकी है शिबाई की, तो वो पूरी कोशिश करेगी कि शिबाई उसे फिर से एक्सेप्ट कर ले।
यॉन और उसकी फैमिली डेनमार्क से थोड़े से दूर की एक सिटी पे आते हैं और यहाँ पे यॉन को ये पता लगता है कि ये सिटी रियो की बर्थ प्लेस है। तो वो सब कुछ जानने के बाद भी अनजान बनने की पूरी कोशिश करती है और यहाँ पे रियो सबको ये बोलते हैं कि यहीं पे उसका घर है और वो सबसे एक रिक्वेस्ट भी करती है कि आप लोग घर पे चले जाओ, मैं अपना एक काम करके वापस आ जाऊंगी। तो यहाँ पे यॉन को पता करना था कि रियो एक्चुअली में क्या करने वाली है, इसलिए वो सबको ये बोलती है कि अरे रियो को तो पता ही नहीं हम कहाँ पे रुकने वाले हैं, तो मैं उसे उस जगह का नाम बता के वापस आ जाऊंगी। और ऐसे ही बिना कुछ बोले यॉन चुपचाप रियो का पीछा करने लग जाती है। दूसरी तरफ रियो पीजीएन के थ्रू किसी को मैसेज भेजती है और बोलती है कि मेरा काम यहीं पे खत्म हो गया, चलो मैंने उसे एक लोकेशन तो दे दिया है। और इसी दौरान वो देखती है उसके पीछे यॉन खड़ी है। रियो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और बोलती है कि तुमने अभी क्या कुछ देखा क्या, बट यॉन सब कुछ ना देखने का बहाना कर देती है और बोलती है कि मैं तो अभी यहाँ पे आई हूँ, तुम्हें तो पता भी नहीं है कि हम लोग किस घर में रुकने वाले हैं, इसलिए मैं तुम्हें वो लोकेशन बताने आई थी। दूसरी तरफ हमें वो घर दिखाया जाता है जहाँ पे जिगल क्लैन के हर एक मेंबर रुके हुए थे, बट यहाँ पे यॉन जगी हुई थी क्योंकि उसको जानना था कि रियो कहाँ जा रही है। तो वो बिना कुछ बोले रियो का पीछा करने लग जाती है। डिवाइन बीस्ट भी बोलते हैं कि तुम अकेली बिल्कुल नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो यॉन और डिवाइन बीस्ट एक साथ रियो का पीछा करने लग जाते हैं, जहाँ पे डिवाइन बीस्ट को ऐसा लगता है कि उसे कुछ स्ट्रेंज चीजें फील हो रही है और यॉन को भी ऐसा लग रहा था कि वो कभी इस जगह पे आई नहीं है, बट ये जगह उसको कहीं जानी पहचानी सी लग रही है। डिवाइन बीस्ट को ये बात तो यकीन नहीं हो रहा था, बट यॉन उसको ये बोलती है कि अगर हम ये टर्न दे तो एक घर आएगा। और यॉन की बात सच भी होती है, वहाँ पे सच में एक घर था। इस बात से डिवाइन भी शॉक हो जाता है, तो वो पूछ लेते हैं यॉन से कि क्या छुपा रही हो, बताओ हमें। यॉन यहाँ पे बहुत ज्यादा डरी हुई थी और उसके दिमाग में कुछ फ्लैशबैक आ रहे थे जो कि उसके चाइल्डहुड से रिलेटेड था। डिवाइन बेस्ट उसे ये सजेस्ट करते हैं कि उसे वापस चले जाना चाहिए, रियो का पीछा वो फिर कभी कर लेगी। और जैसे ही वो वापस घर जाने लगती है, यॉन का हाथ पीछे से कोई खींचता है और उसे एक कॉर्नर पे जाके खड़ा कर देते हैं। ये इंसान कोई और नहीं था, ये इंसान शिवाई था। यॉन शिवाई को देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि शिवाई अभी बहुत बड़ा हो चुका था और बहुत ज्यादा हैंडसम भी दिख रहा था। यॉन को भरोसा नहीं होता और यॉन ये सोचती है कि शिवाई कितना क्यूट था बचपन में और अभी देखो वो कितना ज्यादा बड़ा और हैंडसम हो चुका है। शिवाई यॉन को ये बोलती है कि यॉन तुम मेरी ओर देखो, बस मेरी ओर, तुम्हें पता है हम कितने सालों से नहीं मिले हैं। यॉन डायरेक्टली पूछ लेती है कि तुम अभी डेनमार्क फैमिली के लीडर हो, है ना? शिवा ये बोलते हैं कि हाँ, अभी मैं इस क्लैन का लीडर हूँ और सबसे बड़ी बात यह है कि हर कोई इंसान मुझे पसंद करता है और जैसे तुम चाहती थी कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं यॉन, मैंने तुम्हारी बात मानी, बट मेरे अंदर एक जलन सी होती है, एक दर्द सी होती है और ये दर्द तुम्हें खोने की है। तो प्लीज अभी जो तुम मुझे मिली हो तो तुम मुझसे दूर जाने की बात कभी मत करना, मुझे प्रॉमिस करो। मैं तुम्हारे बिना बहुत ज्यादा अकेला पड़ गया था यॉन, अब से प्लीज मुझे छोड़ के कहीं मत जाना। अब यॉन और शिवाई दोनों एक जगह पे बैठते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं, जहाँ पे यॉन ये चीज को कंफर्म करती है कि उस टाइम शिवाई के पापा उसे मारने की कोशिश कर रहे थे और यॉन के पास ताकत भी नहीं थी कि वो शिवाई के पास खड़ा हो सके, इसलिए वो ताकतवर बनने के लिए जिगल क्लैन को ज्वाइन कर लेती है। और यहाँ पे शिवाई भी यही कंफर्म करते हैं कि उसे भी यॉन को प्रोटेक्ट करना था, इसलिए वो भी ताकतवर बनने के लिए डेनमार्क क्लैन के लीडर बन जाते हैं। सब बात क्लियर होने के बाद इन दोनों को पता चल गया था कि ये दोनों एक दूसरे की हिफाजत करने के लिए ही अलग हुए थे। और यहीं पे शिवा ये बोलते हैं कि वो रियो को जानते हैं क्योंकि एक दिन वो रियो से मिले थे माउंटेन पे जब उसके ऊपर भालू ने अटैक कर दिया था।
था वो रियो को बचाए, बट रियो उसके पीछे हाथ धो के पड़ गई कि उसे भी मार्शल आर्ट सीखना है। तो शिबाई ने उसे बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी। रियो की मार्शल आर्ट ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद रियो शिबाई को कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहती थी, बट शिबाई के दिमाग में बस यौन ही चल रहा था। इसलिए उसने रियो को बस इतना बोला कि तुम अगर यौन नाम की किसी लड़की को ढूंढ पाओगी मेरे लिए, तो वही मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगा। और ये सब सुन के यौन बहुत ज्यादा शॉक थे। रियो बहुत सालों से यौन को ढूंढने की कोशिश करती थी एंड फाइनली रियो को यौन मिल ही गई। और जैसे ही रियो यौन को ढूंढ लेती है, वो हर एक न्यूज उसके मास्टर मतलब शिबाई को भेजती रहती है, और ऐसे ही शिबाई यौन को ढूंढ लेते हैं। अब यौन शिबाई को ये बोलती है कि पता है, मुझे लगता है कि ये घर मेरे चाइल्डहुड की मेमोरी से जुड़ी हुई है। तो ये दोनों जाते हैं उस घर के अंदर देखने के लिए कि एक्चुअली में वो घर कैसा है। यहाँ पे शिबाई को कंट्रोल नहीं हो रहा था, वो हर टाइम यौन से चिपकने की पूरी कोशिश कर रहा था, बट हमें इस घर के अंदर जाके देखना चाहिए। अब जैसे ही यौन उस घर का दरवाजा खोलती है, वो पूरी तरीके से शॉक हो जाती है क्योंकि वहाँ पे 2 लाशें थी। उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है ये देख के। शिबाई उसे संभालते हैं और यौन को ये फ्लैशबैक आता है कि शायद यही लोग उसके मम्मी पापा हैं। यौन बाद में जाके सबको उस जगह पे बुला के लाती है, और यहाँ पे शिबाई भी था, बट जिगल क्लैन का जो हेड मेंबर था वो पसंद नहीं कर रहा था कि शिबाई यहाँ पे क्यों है। बट शिबाई ये बोलते हैं कि रियो मेरी स्टूडेंट है और मेरे कहने के मुताबिक रियो बस यौन को ढूंढ रही थी, और जैसे ही यौन मुझे मिली, अब मैं यौन के पास ही रहूंगा। ये सुन के यौन के ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि तुम अपने हद में रहो, ठीक है, यौन अभी कहीं पे भी नहीं जाएगी। बट शिबाई फिर से उसके साथ चिपक जाते हैं और बोलते हैं कि ऐसा थोड़ी होने वाला है। अब सभी लोग उस घर के अंदर जाते हैं और उस लाश को देखते हैं, जहाँ पे सब लोगों का नजर एक बॉडी के ऊपर जाती है जो कि अपने हाथ में एक बहुत ही महंगा ब्रेसलेट पहनी हुई थी। ये देख के उस जिगल क्लैन का जो हेड मेंबर है वो रोने लग जाता है और बोलते हैं कि ये कंगन तो मैंने अपनी बेटी को दिया था जब वो अपने हस्बैंड के साथ कहीं दूसरी जगह रहने के लिए ठान ली थी। और इन सब स्टोरी के पीछे का रिजल्ट बस एक ही था, यौन एक्चुअली में जिगल क्लैन की ही मेंबर थी। यहाँ पे शिबाई भी इन लोगों की थोड़ी मदद कर देते हैं ताकि यौन की मम्मी पापा का फ्यूनरल बहुत अच्छे से हो सके, चाहे इतने सालों बाद ही क्यों ना हो रहा हो। जिगल क्लैन के हर एक मेंबर के दिल में सैडनेस और खुशी दोनों थी, क्योंकि सभी को ये पता चल गया था कि यौन एक्चुअली में उनकी ही बेटी है, और दूसरी तरफ उसे ये पता चला था कि किसी की बेटी या किसी की बहन अब इस दुनिया में नहीं है। पर यहाँ पे एक और क्वेश्चन बाकी रह जाता है कि उस घर के अंदर एक अजीबो गरीब स्टिकर लगा हुआ था जो कि मंत्र से चैंटिंग किया हुआ था। यौन के ग्रैंडफादर इतना बोलते हैं कि ऐसे मंत्र चैंटिंग बस एक ही क्लैन करता है, और उस क्लैन का नाम है द ब्लड टेम्पल। और यौन को भी पता नहीं था कि ऐसा क्यों है, और अचानक से इसी घर के पास आके उसे अपने बचपन की फ्लैशबैक क्यों आई। नेक्स्ट मॉर्निंग रियो को सब कुछ पता चलता है कि कल रात एक्चुअली में क्या क्या हुआ था। तो ये सभी लोग वहाँ से जाने के लिए तैयार हो रहे थे। रियो यौन से माफी मांगती है कि वो छुप छुपा के उसकी सारी इंफॉर्मेशन शिबाई को दे रहे थे। इसी दौरान शिबाई वहाँ पे आ जाते हैं और रियो बहुत ही अजीब तरीके से रिएक्ट करती है, बट यौन यहाँ पे सब कुछ क्लियर करती है कि उसे सब कुछ पहले से ही पता है। ये सुन के रियो की हालत और ज्यादा बिगड़ जाती है और रियो तुरंत यौन से माफी मांगती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी पीठ पीछे इतना सब कुछ किया जबकि तुमने मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा था, और सब गलती इस शिबाई की है, इसने मुझे ये सब करने पे मजबूर किया है। यहाँ पे एक चीज यौन नोटिस करती है कि रियो और शिबाई का जो रिलेशन है वो सच में कुछ अलग है, बट रोमांटिक रिलेशन तो नहीं है। अब इसी टाइम जिगल क्लैन 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं, जहाँ पे जिगल क्लैन के हेड और बाकी के मेंबर उनके बच्चों की फ्यूनरल की तैयारी करेंगे, और शिबाई, यौन, रियो और यौन के बड़े भाई सभी लोग डेनमार्क क्लैन पे जाएंगे, जहाँ पे यौन की शादी के बारे में बात होगी। यहाँ पे यौन उसके ग्रैंडफादर को बस ये बोलते हैं कि अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हुई आप मुझे बस इन्फॉर्म कर देना। यौन के ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा हैप्पी थे कि फाइनली उसे कंफर्मेशन मिल चुकी है कि यौन ही उसकी ग्रैंड
ग्रैंड डॉटर है। बट इन दोनों के बीच में शीबाई भी घुसने की कोशिश करते हैं, जो कि यॉन के ग्रैंडफादर बिल्कुल पसंद नहीं करते और उसके भाई भी नहीं पसंद करते। यॉन शीबाई से माफी मांगती है कि उसके ग्रैंडफादर उसके भाई इतना ज्यादा रूड है, बट शीबाई को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता क्योंकि वो लोग यॉन के ही फैमिली मेंबर थे। तो इस बात को शीबाई तो नजरअंदाज कर देते हैं, बट यॉन की फैमिली तो बिल्कुल नहीं कर पाती है। और यॉन की फैमिली को ये लग रहा था कि पता नहीं क्यों यॉन शीबाई को प्यार भरी नजरों से देख रहे हैं। दूसरी तरफ हमें शीबाई के पापा को दिखाया जाता है, जो कि ये सोचते हैं कि उसका बना बनाया प्लान भी खत्म होने वाला है, इसलिए वो अपने बड़े बेटे चैन डेनमार्क को ये बोलते हैं कि तुम्हें यॉन पसंद है ना? बचपन से ही तुम्हारे लिए मेरा एक काम है। अगर तुम सच में मेरे बेटे हो तो तुम्हें मेरी ख्वाहिश को पूरी करनी ही पड़ेगी। और इस बात से चैन भी मान जाता है। दूसरी तरफ हमें उस इंसान को दिखाया जाता है जो कि ब्लड प्रिंस के नाम पे बहुत ज्यादा मशहूर था और इन लोगों के क्लैन का बस एक ही काम था, असैसिनेट। ये लोग बिना किसी की जान की परवाह किए उसको मारने का ठान लेते हैं तो मार के ही रहते हैं। अब इस टाइम वो जिसको मार रहे थे वो उसी क्लैन का हेड मेंबर था। उसको मारने के बाद द ब्लड प्रिंस नाम का ये बंदा उस क्लैन का हेड बन जाता है। क्लैन का हेड बनने के बाद उसे खुशी महसूस तो नहीं हो रही थी क्योंकि उसके दिमाग में बस ये चल रहा था कि वर्बल कमांड करने वाली जो लड़की है उसे उसके साथ होना चाहिए। दूसरी तरफ यॉन और शीबाई डेनमार्क रेजिस्टेंट पे आ जाते हैं और यहाँ पे शीबाई के पापा हर किसी को वेलकम करते हैं। शीबाई के पापा चैन को बोलते हैं कि तुम जाके यॉन को अपना रूम दिखाओ, बट शीबाई इस चीज को मना कर देते हैं और यॉन शीबाई को शांत करवा के बस इतना बोलती है कि शीबाई कोई बात नहीं, मेरा दोस्ती है ना, तो तुम चिंता मत करो उतना। यॉन की इस बात पे शीबाई मान जाते हैं और एक हल्का सा वार्निंग वो अपने बड़े भाई को देते हैं। अब यॉन ये नोटिस करती है कि जैसे उसने अपनी स्टोरी में लिखा हुआ था कि चैन डेनमार्क बड़ा होने के बाद ऐसा दिखेगा, उसकी लिखी हुई हर एक बात सही हो रही थी। चैन डेनमार्क वैसा ही खूबसूरत इंसान बन गया था। अब चैन डेनमार्क यॉन को उसका लग्जरी कमरा देके वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पे चैन के दिमाग में बस ये चल रहा था कि उसे उसके पापा का ख्वाहिश पूरी करनी है, बट वो यॉन के साथ भी इतना बुरा नहीं करना चाहता था। इसी चीज के चलते चैन डेनमार्क वापस से यॉन के रूम में आते हैं और यॉन से ये बोलते हैं कि यॉन, क्या तुम्हारे दिल में मुझे लेके कोई फीलिंग्स है जैसा मेरे दिल में तुम्हें लेके है? चैन डेनमार्क को ये पता था कि अगर उसके पापा ये बात उसे बोलते भी नहीं तब भी वो यॉन के करीब आने की कोशिश तो करता, क्योंकि चैन जिस घर में रहता था उसे बस उसकी मम्मी ही प्यार करती थी और कोई नहीं। और इन्हीं सब के बीच में उसे बस एक यॉन ही ऐसा मिली थी जो सच में चैन के साथ बहुत ज्यादा क्लोज थी और उसका हमेशा ख्याल भी रखती थी। और इतने सालों बाद जैसे ही यॉन उसे मिलती है वो बस इतना चाहता है कि वो यॉन के साथ अपनी बाकी की जिंदगी हंसी खुशी बिता सके। यॉन बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी चैन की बातों से, बट चैन यहाँ पे क्लियर करके ये बोलता है क्योंकि मेरे पापा ने तुम्हें मेरे लिए चुना है इसलिए मैं तुम्हें भी अपना वाइफ बनाना चाहता हूँ, तो प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो। बट यॉन इस चीज को इनकार कर देती है और बोलती है कि आपके लिए कोई अच्छी लड़की जरूर होगी और वो मैं नहीं हूँ, मुझे इतना पता है, तो प्लीज आप यहाँ से चले जाइए और कभी मुझसे ये बात फिर से मत पूछना। यॉन का ऐसा आंसर सुनने के बाद चैन बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और सोचता है कि अगर ये शादी नहीं हुई तो उसके पापा भी उसे अकेला छोड़ देंगे। और यही बात वो बहुत ही इमोशनल होकर यॉन को बताता है और वहाँ से चला जाता है। यॉन यकीन नहीं कर पा रही कि चैन ने अभी जो जो चीज बोला क्या वो सच है या फिर बस एक इल्यूजन। दूसरे सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि शीबाई अच्छे से उसके पापा को ये यकीन दिला देते हैं कि वो अब इस घर का मालिक नहीं है और ना ही यॉन को लेके उसको कोई भी चीज सोचनी चाहिए। बट शीबाई के पापा यहाँ पे सब कुछ रेडी करके रखे हुए थे कि जैसे ही यॉन चाय पिएगी वो बेहोश हो जाएगी और उसी टाइम उसका बड़ा बेटा उसी चीज का फायदा उठाएगा और इन दोनों को अलग कर देगा। पता नहीं कैसे बस शीबाई को ये चीज समझ आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, उसके पापा ने कुछ तो गड़बड़ किया है, इसलिए वो दौड़ता है यॉन के रूम में। जैसे ही शीबाई यॉन के रूम में पहुंचते हैं उसे दिखता है द ब्लड प्रिंस वहीं पे है और उसने यॉन को उठा रखा है। यॉन ऑलमोस्ट बेहोश हो चुकी है
अब शीबाई को ये याद आ जाता है कि कहाँ पे उसने ब्लड प्रिंस को देखा था और बहुत साल पहले वो लोग मिले भी थे। शीबाई ब्लड प्रिंस को धमकाता है कि अगर तुमने यॉन को नहीं छोड़ा तो तुम्हारा हालत मैं बहुत बुरा कर दूंगा। ब्लड प्रिंस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आदमियों को शीबाई के ऊपर छोड़ देते हैं और यॉन को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। शीबाई यॉन के पीछे जैसे ही जाने की कोशिश करते हैं, वो लड़के शीबाई को घेर लेते हैं और शीबाई के पास फाइट करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। दूसरी तरफ जैसे ही यॉन की आंखें खुलती है, वो देखती है वो कहीं और जगह पे ही है। उसे पता नहीं था कि ये जगह कौन सी है और उसे बस लास्ट नाइट का ये चीज याद था कि चैन डेनमार्क जैसे ही उसके रूम से निकला, वो बैठ के बस चाय पिया था और उसके बाद ही उसे और कुछ भी याद नहीं है। बेड से उठ के यॉन चारों ओर देखने की कोशिश करती है कि वो कहाँ पे है और जैसे ही दरवाजे के पास जाती है, ब्लड प्रिंस दरवाजे को ओपन करता है और यॉन वहाँ पे बहुत ज्यादा डर जाती है। यहाँ पे ब्लड प्रिंस भी बहुत ज्यादा शॉक था कि यॉन को उसका नाम पता है। यॉन यहाँ पे क्लियर कर देती है कि तुम असैसिनेट हो, तुम्हारा नाम किसको नहीं पता है इस जगह पे। ब्लड प्रिंस यहाँ पे बहुत प्राउड के साथ ये बोलते हैं कि हाँ, मैंने तुम्हें किडनैप किया है और अब से तुम मेरे साथ ही रहोगी, तो यहाँ पे एडजस्ट करना सीख लो। ब्लड प्रिंस यॉन को एक शॉकिंग बात बोलते हैं जहाँ पे वो ये चीज का खुलासा करते हैं कि उसे पता है यॉन किसी और दुनिया से आई है और वो इस दुनिया की है ही नहीं। ये सुन के यॉन बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और यॉन ऐसा जताने की कोशिश करती है कि ब्लड प्रिंस जो भी बोल रहा है उसके पल्ले में कुछ नहीं पड़ रहा है। बट ब्लड प्रिंस को ये अच्छे से पता था कि यॉन झूठ बोल रही है और यॉन को एक मौका देते हैं कि तुम अपने थॉट को फिर से कलेक्ट करो, क्योंकि अब से तुम बस मेरे साथ रहोगी, मेरे घर पे, मेरे क्लैन के लिए। ये बोल के ब्लड प्रिंस वहाँ से चले जाते हैं। यॉन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो किसी और दुनिया से आई है, ये बात किसी को नहीं पता था, ना ही शीबाई डेनमार्क को। तो फिर ब्लड प्रिंस को ये बात कैसे पता चल गई? दूसरी तरफ हमें पिछले रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शीबाई सबको हरा देते हैं और वो बहुत ज्यादा इरिटेट फील कर रहा था क्योंकि इन लोगों ने शीबाई को इतना ज्यादा बिजी रखा कि उसी दौरान ब्लड प्रिंस ने यॉन को किडनैप कर लिया और वो यॉन को बचा नहीं पाया। सारा शोर हल्ला सुन के बाकी के मेंबर भी वहाँ पे आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, यॉन कहाँ पे है। शीबाई यहाँ पे सबको सब कुछ सच बताते हैं और ये भी बोलते हैं कि चैन डेनमार्क ने ही कुछ किया था जिसकी वजह से यॉन के साथ ऐसा हुआ। अब चैन डेनमार्क को ये समझ आता है कि ये सारा किया धारा किसी और का नहीं, उसके पापा का है, जो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं और वो अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सी बाई चैन को देख के सब कुछ समझ जाते हैं और यॉन के भाई से माफी भी मांगते हैं। यॉन का भाई बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, बट उसी टाइम पे रियो बस इतना बोलती है कि अभी गुस्सा करने का टाइम नहीं है, हमें यॉन को ढूंढना चाहिए और जल्द से जल्द घर लाना चाहिए। उसके बाद तुम शीबाई और चैन डेनमार्क के ऊपर अपना गुस्सा निकाल लेना। बट शीबाई सबको ये बोलते हैं कि हमें एनिमी से हेल्प नहीं चाहिए। अब एनिमी का मतलब वो अपने बड़े भाई चैन डेनमार्क को ही बोल रहे थे। यॉन का भाई बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो डायरेक्टली बस शीबाई से ये बोलते हैं कि देखो, तुम्हारा फैमिली प्रॉब्लम में मुझे घुसना नहीं है, फिलहाल के लिए मुझे बस अपना बहन सेफ एंड साउंडली मेरे पास चाहिए, तुम उसके लिए क्या कर सकते हो वो बोलो। अब शीबाई अपना दिमाग लगाते हैं और बोलते हैं कि देखो, ये वही स्टिकर है जो हमने यॉन के बचपन के घर पे देखा था, तो ये स्टिकर किसी और का नहीं था, ब्लड टेम्पल का है। इसका मतलब यॉन को जिसने किडनैप किया है वो ब्लड प्रिंस ही होगा। दूसरी तरफ यॉन बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी ब्लड प्रिंस से, क्योंकि ब्लड प्रिंस बस उसे खाना देते हैं, वॉशरूम जाने के टाइम भी ब्लड प्रिंस उसका पीछा करते हैं और सोने के टाइम पे आके गुड नाइट भी बोलते हैं। और इस सब से यॉन बहुत ज्यादा परेशान थी। उसी टाइम ब्लड प्रिंस खाना लाते हैं और बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए कुकिंग किया है, ये लो खा लो। बट यॉन को ये चीज नहीं खाना था। अब ब्लड प्रिंस यॉन को बस इतना बोलते हैं कि तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ कितना ज्यादा पेशेंसली बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक मर चुका होता, तो ये लो चुपचाप से खाना खा लो। यॉन ब्लड प्रिंस से एक बात पूछती है कि तुम मुझे बता सकते हो कि तुम मुझे यहाँ पे किडनैप करके क्यों लाए हो और कितना तुम मेरे बारे में जानते हो। ब्लड प्रिंस ये सुन के उठ खड़े हो जाते हैं और यॉन के ऊपर अपना हाथ बढ़ाते हैं। बट जैसे ही यॉन को लगता है कि ब्लड प्रिंस शायद उसको मार ही डालेगा, उसी टाइम ब्लड प्रिंस बस उसका गाल खींचते हैं और बोलते हैं कि मुझे कभी पता नहीं था कि किसी का गाल इतना ज्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ भी हो सकता है। और वो यॉन को फिर से वो बेकार सा खाना देते हैं, जो खाना शायद ही यॉन को पसंद आता है। इसीलिए यॉन बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और ब्लड प्रिंस को बोलती है कि तुम्हारा किचन कहाँ पे है, जल्दी मुझे लेके चलो। यॉन
को ये पता चलता है कि खाने के साथ साथ उसका किचन भी बहुत ज्यादा बेकार है। वो बहुत ज्यादा शॉक थी। दूसरी तरफ ब्लड प्रिंस को ऐसा लग रहा था कि यॉन उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड है। यॉन को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे वो लोग इतना गंदा खाना खा के इतने दिनों तक सरवाइव करते हैं। बट ब्लड प्रिंस यहाँ पे यॉन को साफ साफ बता देते हैं कि उसका बहुत सारा एनिमी है और वो किसी के हाथ का खाना खाना पसंद नहीं करता, क्योंकि कोई भी उसे आके पॉइजन दे सकता है, इसलिए वो खुद से ही खाना बनाता है। ये सब सुनने के बाद यॉन बस उसे ऑफर करती है कि ठीक है, तुम मेरे साथ रहो और मुझे खाना बनाते हुए देखो। यॉन ब्लड प्रिंस के लिए एक अच्छा सा खाना भी बनाते हैं, जो देख के ब्लड प्रिंस बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और यहाँ पे यॉन अपने मन ही मन में ये सोचती है कि उसका कुकिंग स्किल बहुत अच्छा है, तो ब्लड प्रिंस भी उसे ना नहीं कर सकता। अब जैसे ही ब्लड प्रिंस यॉन का बनाया हुआ खाना खाता है, वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि इतना अच्छा खाना वो आज तक कभी नहीं खाया था। अब ऐसे ही यॉन एक अलग सा प्लान बनाती है, जहाँ पे वो सोचती है कि वो अब ब्लड प्रिंस के ऊपर अपना ट्रस्ट बनाएगी और एक टाइम बाद जब वो फुल्ली ट्रस्टेड हो जाएगी तब वो यहाँ से भाग जाएगी। यॉन को ऐसा सोचता हुआ देख के ब्लड प्रिंस को समझ आ जाता है कि यॉन यहाँ से भागने की पूरी फुल प्रूफ प्लान कर रही है। यॉन बहुत ज्यादा शॉक थी, बट उसे वो चीज ब्लड प्रिंस के सामने लाना नहीं था, इसलिए वो कॉन्फिडेंटली ये बोलती है कि देखो, तुम्हारा बनाया हुआ खाना पूरा शिटी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुक करूँ, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा बेकार कुकिंग करते हो। ऐसे ही और भी बहुत सारी बातें बोल के यॉन कहीं हद तक ब्लड प्रिंस को मैनिपुलेट कर लेती है। बट ब्लड प्रिंस का ये कहना था कि ठीक है, अगर तुम्हें कुकिंग करना है तुम कर सकती हो, बट जब भी तुम्हें इंग्रेडिएंट या फिर कुछ भी सामान चाहिए, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। क्या तुम्हें ये मंजूर है? इस चीज से यॉन मान जाती है और उसे लगता है कि कहीं ना कहीं उसे एक टाइम और एक मौका तो ऐसा मिल ही जाएगा जब वो भाग पाएगी। दूसरी तरफ ब्लड प्रिंस बहुत ज्यादा शॉक थे, क्योंकि उसके लाइफ में ऐसा पहली बार हुआ है कि वो किसी को किडनैप करके अपने पास रखा है और उसे उसने मर्डर भी नहीं किया। इनफैक्ट उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जब यॉन उसके लिए खाना बनाती है। ब्लड प्रिंस बस ये चाहते थे कि यॉन उसके साथ रहे, क्योंकि यॉन का खाना बिना पॉइजन का होता है और कहीं ना कहीं वो यॉन के प्रति बहुत ज्यादा सॉफ्ट और अट्रैक्ट होता जा रहा है हर एक दिन। दूसरी तरफ हमें डेनमार्क रेजिडेंट दिखाया जाता है, जहाँ पे लियो शीबाई से मिलने आती है और वो कहीं हद तक शॉक हो जाती है, क्योंकि शीबाई किसी को बहुत गंदी तरीके से मार पीट के वहाँ पे बांध के रखे हुए थे। शीबाई को बस यॉन का लोकेशन पता करना था, इसलिए वो इस हद तक सामने वाले इंसान को टॉर्चर किए थे। और उसे पता चलता है कि जहाँ पे चैन डेनमार्क का रिचुअल होता था, वहाँ पे एक टेम्पल है पुराना, और उसी टेम्पल में ब्लड प्रिंस ने यॉन को बंद रखा हुआ है। तो हम लोग अभी के अभी निकल रहे हैं उस टेम्पल के लिए। दूसरी तरफ हमें ब्लड प्रिंस को दिखाया जाता है, जो कि यॉन के किंग के साथ बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गया था और वो कहीं ना कहीं यॉन को खाना बनाने के लिए हेल्प भी करता था। यॉन के साथ खाना खाना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना ब्लड प्रिंस को बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। अब यॉन को नेक्स्ट रेसिपी बनाने के लिए उसे गार्डन में जाना था सब्जियां लाने, इसलिए ब्लड प्रिंस भी उसके साथ जाते हैं उसको फॉलो करते हुए। ब्लड प्रिंस को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद यॉन भी उसके साथ रह के कंफर्टेबल हो चुकी है, तो शायद अब यॉन उसको छोड़ के कहीं दूर भागेगी नहीं। दूसरी तरफ यॉन जैसे ही सब्जियां उठाने लगती है, एक दूसरा इंसान आके ब्लड प्रिंस के कानों में कुछ तो फुसफुसाता है। ये सुन के ब्लड प्रिंस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैं अभी वहाँ पे जा रहा हूँ। और वो यॉन को एक चीज वार्न कर देते हैं जाने से पहले कि अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा पैर जंजीरों से बांध दूंगा और तुम्हें अभी जो फ्रीडम मिल रही है वो फ्रीडम भी आगे से नहीं मिलेगी। अब यॉन इस चीज का पूरा फायदा उठाती है और बोलती है कि देखो, मैं कहीं पे नहीं भागने वाली, मैं यहीं पे हूँ और तुम जाके सबसे पहले अपना काम कर लो, उसके बाद तुम मुझे डांट लेना। यॉन जैसे ही देखती है कि सब लोग चले गए हैं, यॉन बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढने लगती है। एक बड़ा सा वॉल को वो पार करने की कोशिश करती है और उसमें सक्सेस भी हो जाती है। यॉन को दिखता है एक बड़ा सा जंगल टेम्पल के बाहर, और उसी टाइम ब्लड प्रिंस आ जाते हैं और यॉन को नॉकआउट कर देते हैं। अब ब्लड प्रिंस को ऐसा लग रहा था कि अगर वो यहाँ पे नहीं आते तो यॉन यहाँ से सच में भाग जाती। यॉन जैसे ही अपना आंखें दोबारा से खोलती है, उसे दिखता है कि ब्लड प्रिंस जस्ट उसके सामने है और उसका पैर चेन से बंधा हुआ है। यहाँ पे ब्लड प्रिंस क्लियर कर देते हैं कि मैंने तुम्हें वार्निंग दिया था कि अगर तुम भागने की कोशिश करोगी तो तुम्हारा ये आजादी भी मैं छीन लूंगा तुमसे। और शायद तुम्हें अभी भी पता नहीं चला कि मुझे कैसे पता है कि तुम दूसरे दुनिया से आई हो, तो क्या तुम्हें इस बात को जानना है? यॉन यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा ही शॉक हो गई थी ब्लड प्रिंस
प्रिंस की इस बात पे, इसलिए यॉन डायरेक्टली पूछ लेती है कि क्या तुमने मेरे पेरेंट्स को मारा है? सच बताओ। अब ब्लड प्रिंस इस बात को एग्री कर लेते हैं कि हाँ मैंने ही मारा है, और जिगर क्लैन के जिस पेरेंट की बात तुम कर रहे हो वो तुम्हारा पेरेंट्स नहीं है। वो इंसान और उसकी बेटी बहुत सालों पहले मर चुके हैं, तुमने बस उसकी बेटी की बॉडी को प्रोसेस किया है और कुछ नहीं। यॉन इस मर्डर के पीछे का रीजन ब्लड प्रिंस से पूछती है, तो ब्लड प्रिंस बोलते हैं कि जरूरी था, मारना जरूरी था, क्योंकि उन लोगों के क्लैन के अंदर कोई ऐसा इंसान था जो भगवान के जैसे पावरफुल बनना चाहता था, इसलिए उसने बहुत सारा तंत्र साधना किया और उसे फाइनली एक मेथड मिल ही गया कि 1000 लोगों की मौत के बाद जाके वो एक इंसान को जीवन दे सकता है। यॉन बहुत ज्यादा शॉक थी कि सच में क्या उसने 1000 लोगों को मारा है, तो ब्लड प्रिंस इस बात को कंफर्म कर देते हैं कि हाँ ऐसा सच में हुआ है। यॉन इस बात से बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और इमोशनल भी हो जाती है, क्योंकि उसे उस टाइम याद आता है कि जब उसने इस दुनिया में रिकार्नेट किया था तब उसके पेरेंट्स उसके पास में मरे पड़े हुए थे, बट यॉन तब सबसे पहले इस दुनिया में आई थी, तो वो बिना कुछ सोचे समझे उस घर से निकल जाती है और उसकी जान कहीं ना कहीं बच जाती है। डेनमार्क फैमिली में जाने के बाद ब्लड प्रिंस इस चीज को कंफर्म कर देते हैं कि तुम्हें यहाँ पे बुलाना और तुम्हारे अंदर ये अनोखी पावर होना ये सच में एक क्रिएशन है, इसलिए मैं तुम्हें कहीं और नहीं जाने दे सकता, तुम्हें हमारे साथ यहाँ पे कॉर्पोरेट करके रहना ही पड़ेगा, और अगर तुम नहीं भी चाहोगी तब भी तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा करवाऊंगा जबरदस्ती। ये बोल के ब्लड प्रिंस वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ यॉन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ उसने अपनी बुक में नहीं लिखा था, तो गड़बड़ कहाँ पे हो गई है। अब यॉन जैसे ही भागने की कोशिश करती है, वो चेन बहुत भारी था तो वो भाग नहीं पाती है। उसी दौरान यॉन को कुछ एहसास होता है कि उसके छत के ऊपर कोई तो है। ये इंसान कोई और नहीं चैन डेनमार्क है, जो कि यॉन को बचाने के लिए वहाँ पे आए थे। यॉन चैन से पूछती है कि तुम्हें इस घर के बारे में कैसे पता चला, तो चैन डेनमार्क ये बोलते हैं कि मेरे भाई को एक्चुअली पता चला, मैंने तो बस इस जगह का लोकेशन सुन लिया था, इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हें बचाने के लिए सबसे पहले आ गया, क्योंकि इसी माउंटेन पे मैंने बहुत ट्रेनिंग किया है, इसलिए मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा ये टेम्पल को ढूंढने के लिए। बट मैं बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड हूँ क्योंकि तुम अभी भी सेफ हो यॉन। चलो फिर हम लोग यहाँ से चलते हैं जितनी जल्दी हो सके। अब चैन डेनमार्क यॉन का पैर पकड़ते हैं और सोचते हैं कि इतनी खूबसूरत पैर में कोई इतना भारी चेन कैसे पहना सकता है। इसी दौरान यॉन चैंग से ये पूछती है कि शीबाई कहाँ पे है, तो चैंग ये बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मेरा भाई अभी भी बाहर ही है और शायद वो तुम्हें बचाने के लिए मेरे पीछे पीछे आ ही रहा होगा, और तुम मुझे कहीं ना कहीं माफ कर देना, क्योंकि मेरे पापा ने तुम्हारी चाय में कुछ तो मिलाया है, इसलिए तुम वहाँ पे बेहोश हो गई थी और इसलिए इतना कुछ हुआ तुम्हारे साथ। बट सच में मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था जब तक तुम किडनैप नहीं हो गई थी। यॉन चैंग डेनमार्क को ये एहसास दिलाती है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे पापा की वजह से तुम्हें इतना कुछ झेलना पड़ा है, तो तुम इस चीज को अपने दिल पे मत लगाओ। चैंग डेनमार्क इस चीज को कंफर्म करते हैं और बोलते हैं कि यॉन तुम बहुत ज्यादा नेक दिल इंसान हो, क्योंकि मैं जब भी तुम्हारे साथ बात करता हूँ मेरे दिल को एक अलग से सुकून महसूस होती है। तो फिर चलो जल्दी से जल्दी हम यहाँ से निकल जाते हैं। बट इसी दौरान ब्लड प्रिंस वहाँ पे आ जाते हैं और इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। ब्लड प्रिंस का मोटिव एक ही था कि चैन डेनमार्क अगर उसके घर में चोरी छुपे घुस के आए हैं तो फिर उसका एक ही मतलब है मौत। ब्लड प्रिंस चैन डेनमार्क को मौका देते हैं कि तुम अपने आप को प्रिपेयर कर लो, क्योंकि तुम अभी मरने वाले हो। यॉन चैन डेनमार्क को सावधान करती है कि ब्लड प्रिंस बहुत ज्यादा खतरनाक है, और इसी दौरान ब्लड प्रिंस चैन डेनमार्क के ऊपर हमला कर देते हैं। इससे चैन डेनमार्क को बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचती है और चोट भी लगता है, बट फिर भी चैन डेनमार्क हारने से इनकार कर देते हैं। यॉन जितना हो सके चैन डेनमार्क की साइड लेती है और उसे बचाने की कोशिश करती है, बट ब्लड प्रिंस को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि यॉन चैन डेनमार्क का साइड ले रही है, जबकि चैन डेनमार्क के पास ना पावर है ना अथॉरिटी है। ये सुन के चैन डेनमार्क बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ब्लड प्रिंस के ऊपर हमला कर देता है। अब ब्लड प्रिंस था एक प्रोफेशनल असैसिनेट, तो ब्लड प्रिंस को कुछ होता तो नहीं है, बट चैन डेनमार्क को इससे बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचती है, क्योंकि
उसे बार बार मार पड़ती है ब्लड प्रिंस से। दूसरी तरफ यॉन सोचती है कि अगर वो अपने पावर का सही सही इस्तेमाल करे तो वो इस चेन को तोड़ सकती है और चैन डेनमार्क की मदद कर सकती है, और वो ऐसा ही करता है, अपने पावर के जरिए उस चेन को तोड़ देता है। इस चीज से ब्लड प्रिंस बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि इतने कम टाइम में यॉन अपने पावर को बहुत अच्छी तरीके से यूज कर पा रही थी। मौका देखते चैन डेनमार्क ब्लड प्रिंस के ऊपर हमला तो करता है बट फेल हो जाता है। दूसरी तरफ यॉन बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी कि तुम चैन डेनमार्क को छोड़ दो, और वो ये सोचती है कि क्या उसका वर्बल कमांड ब्लड प्रिंस के ऊपर काम आएगा। और इसी दौरान वहाँ पे एंट्री होती है सी बाई डेनमार्क की, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था। इसी के साथ साथ हमारा आई रेस्ड अ विलेन का फर्स्ट सीजन कंप्लीट हो जाता है। लेट मी नो इन द कमेंट कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है कि नहीं, और अगर इस वीडियो में अच्छे रिव्यूज मिलते हैं तो आने वाले सीजन में भी मैं इस स्टोरी को कवर करूंगी आपके लिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी।